વેરી વેરી ગુડ આફ્ટરનૂન. આજે આપણે એક એક્સપર્ટને બોલાવ્યા છે. એમનો લેક્ચર, એમનો અનુભવ અને એમની આવડત અને એમનું ટેલેન્ટ એનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે અને એમને પાસેથી આપણે ઘણું બધું શીખવાનું છે. રાઈટ. તો પેલા એક નાનકડું ઇન્ટ્રોડક્શન આપી દઉં સરનું. સરનું નામ છે શિવશંકર ઝા. આપણી પાસે આપણે 2016 માંથી એલડી માંથી એને એન્જિનિયરિંગ કમ્પ્લીટ કરી 5 વર્ષ સુધી જીએફએસબી માં જોબ કરેલી છે. મીનવાઇલ એને બહુ બધા ઇન્ટરવ્યુ આપેલા છે, બહુ બધી એક્ઝામ્સ ક્રેક કરેલી છે, રાઈટ. અને ફાઇનલી આરએનબી ડેપ્યુટી ની એક્ઝામ પણ એમને ક્રેક કરેલી, પણ એને જોબ ના લીધી, ગીવ અપ કરી દીધી અને ફાઇનલી એચપીસીએલ ની અંદર અત્યારે જોબ કરી રહ્યા છે. બહુ બધી આવડત છે સરમાં, બહુ બધું ટેલેન્ટ છે સર. એક્ટર પણ છે સર, રાઇટર પણ છે, રાઈટ. તો પેશનેટ માણસ છે. એમના અનુભવો પાસેથી આપણે ઘણું બધું શીખવાનું છે, રાઈટ. તો આપણે સાંભળશું હવે જય સર ને, શિવશંકર ઝા સર ને. તો બધા વેલકમ કરો એક વખત સર ને. वेलकम सर. यस, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है. हाँ, थैंक यू. तो मैं अभी स्टार्ट करूँ, वीडियो स्टार्ट करूँ? यस सर, डेफिनेटली. ओके. सर ने તમે બધા પિન કરી શકો છો વચ્ચે સ્ક્રીન પર. वेलकम सर, द स्टेज इज. थैंक यू. गुड आफ्टरनून सबको. कैसे हैं सब लोग? तो बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया मेरा. थैंक यू. और मेरा नाम शिवशंकर झा है, जैसा इन्होंने बताया. और मैं 2015 पास आउट हूँ एलडी कॉलेज से. और उसके बाद मैंने जीएसएफसी में प्लेसमेंट लिया और मैंने वहाँ पे करीब 5.5 साल काम किया है सिविल प्रोजेक्ट्स में. और उसी दौरान मैंने बहुत सारे एग्जाम पे क्रैक किए, जैसे नेशनल फर्टिलाइजर्स हो गया, एचएएल हो गया, हिंदुस्तान एनालिटिक्स हो गया, गेट मैंने क्रैक किया, 139 एआईआर था मेरा. ईएससी में रिटर्न तक पहुंचा मैं, और जीपीएससी वगैरह के बीच में दे रहा था मैं, बट वहाँ मैं ज्वाइन नहीं कर रहा था. और इन 2020 जो है, हाँ ठीक हूँ मैंने चैट देखा, थैंक यू. और 2020 में मैंने जीपीएससी का जो डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव का एग्जाम था उसे क्रैक किया. आई गॉट 15th स्टेट रैंक. मुझे डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव का कैडर मिला, लेकिन मैंने वो ज्वाइन नहीं किया. मेरे साथ साथ में एचपीसीएल में हो गया था, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में, तो मैंने वो ज्वाइन किया. तो फिलहाल मैं अभी एचपीसीएल में हूँ. मैं पालनपुर से राजस्थान तक एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, उसमें काम करता हूँ. तो आज का जो ये लेक्चर है, अभी मेरी आवाज़ सबको आ रही है ना? एक कोई चैट में बता दें. ऑल क्लियर, वीडियो एंड ऑडियो? ओके. हम लोग है ना, ये सेशन काफ़ी इंटरेक्टिव रखेंगे. मैं कुछ लिख के नहीं लाया हूँ. और अच्छा सर, आपने जीपीएससी क्यों ज्वाइन नहीं किया? ठीक है, वो आगे बताते हैं, आगे डिस्कस करते हैं. ठीक है. देखिए कैसा है कि इट विल बी इंटरेक्टिव सेशन. ठीक है, क्या चीज़ें आपको करनी है रिटर्न में, इंटरव्यू में, और रिज्यूमे कैसे बनाना है. ठीक है. जीपीएससी ज्वाइन नहीं करना. ठीक है, हम बात करेंगे उसके बारे में. मैं नहीं रोकता, वो सीट ये लोग देते नहीं है, एडवर्टाइजमेंट में निकाल देते हैं अगली सीट. ठीक है, वैसा नहीं करना नहीं चाहिए, दे देना चाहिए. ठीक है, हम बात करते हैं आगे. देखिए, मेरा जो पहला जो टॉपिक होगा सेशन स्टार्टिंग में, वो रहेगा रिटर्न एग्जामिनेशन का. मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन क्रैक करने का. ठीक है, तो आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. ठीक है, मैं बोलूंगा, मैं कुछ लिख के नहीं लाया हूँ. ठीक है. अब देखिए, मेरे पास इसके ना थ्री स्टेप के रूल्स हैं ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के. जो फर्स्ट स्टेप होता है, उसमें आपको क्या करना है, जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, वन लाइनर और टू लाइनर क्वेश्चंस, जिसमें कि कोई नंबर्स ना हो, कोई वैल्यू ना हो, कोई न्यूमरल ना हो, आपको सबसे पहले 1 से लेकर 300 क्वेश्चन तक या 200 क्वेश्चन तक, जितने क्वेश्चंस का आपका पेपर है, आपको वो पूरा सॉल्व करना है, जो कि वन लाइनर्स और टू लाइनर्स हैं, जिसमें कि न्यूमरल वैल्यूज नहीं है. ठीक है. उसके बाद जब हम ये कर देंगे, जब हम ये कर रहे होंगे, तो हमें जो 20 क्वेश्चन है, हर 20 क्वेश्चन पे गोले लगाने हैं. कुछ लोग क्या करते हैं कि बाद में गोला लगाएंगे या फिर एक साथ लगाने लगते हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा टाइम जाता है, और बाद में करते हैं तो पैनिक होता है. तो हमें क्या करना है, हर 20 क्वेश्चंस पे गोले लगाते चलना है, एवरी 20 सक्सेसफुल क्वेश्चंस. फिर हम वापस फर्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे. फिर हम इस बार चलेंगे तो हम 3-4 लाइनर्स के जो क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि न्यूमरल्स ना हो, इसमें भी कोई नंबर नहीं होना चाहिए,
जो कि सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, हमें ये सॉल्व करना है। फिर हम लास्ट तक जाएंगे 300 तक। इस टाइप में भी हर 20 क्वेश्चन को हम राउंड अप करेंगे, ठीक है। देन जब हम लास्ट तक पहुंच जाएंगे तो आप देखोगे कि करीब करीब 50% पेपर तो आपका सॉल्व हो जाता है, ठीक है। और कट ऑफ जो है, मान लो कि 300 मार्क्स का पेपर है तो कट ऑफ 180 190 से कभी ऊपर जाता नहीं। तो कम से कम 150 में से आपने अगर 120 भी सही किया, 110 भी सही किया है, तो भी आप हाफ वे डन हो गए हो, ठीक है। अब जब थर्ड राउंड हम चलेंगे तो थर्ड राउंड में हम वो सारे क्वेश्चंस उठाएंगे जिसमें कि न्यूमेरल्स हैं, ठीक है। तो इस बार क्या होगा कि जिस क्वेश्चन को हमें टाइम देना है, जैसे सॉइल मैकेनिक्स का कोई क्वेश्चन है, कोई फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, एनवायरमेंट का है, तो जिसमें कि टाइम लगना है, तो उस क्वेश्चन को हम अभी लेके चलेंगे और फिर लास्ट तक जाएंगे 300 तक। इसमें भी हम वो सारे सवाल सॉल्व नहीं करेंगे जिसमें कि हमें डाउट है या हमें 2 बार पढ़ना पड़ रहा है, 3 बार पढ़ना पड़ रहा है, कुछ फॉर्मूलाज श्योर हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस अभी हम नहीं करेंगे। वो हमेशा लास्ट राउंड में टाइम बचेगा। तो ये थर्ड राउंड के बाद आप देखोगे कि 300 में से अराउंड 200 क्वेश्चंस आपने कर दिया है। नहीं, कोई टाइम नहीं जाता है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है मेरा। इसमें टाइम नहीं जाता, इसमें टाइम तब जाता है जब आप किसी क्वेश्चन पे अटकते हो। जब आप थ्रू क्वेश्चंस को होते हुए चले जाते हो तो इसमें क्या होता है कि वही क्वेश्चंस को आप टच करते हो जो आपको आते हैं। उसमें क्या होगा कि सिर्फ 2 से 3 सेकंड जाएंगे आपके। लेकिन अगर आप क्वेश्चन पे अटकते हो या रुकते हो, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तो आप देखोगे 2 से 3 मिनट चला जाता है आपका। एंड अगर फिर भी वो सॉल्व नहीं हुआ तो फिर आपको पैनिक होगा। और 300 मार्क्स के क्वेश्चन का पेपर 180 मिनट्स, जिसमें कि हर क्वेश्चन में गोला करना है, एक आंसर नहीं आया तो भी ई वाला गोला करना है, ठीक है। तो उसमें हम वेट नहीं कर सकते किसी क्वेश्चन के लिए, और पैनिक होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। इसीलिए ये टेक्निक है कि आपको 2 से 3 राउंड जाने हैं और उसमें आपको पेपर सॉल्व करना है। यू विल फाइंड कि आप आराम से कट ऑफ क्लियर करोगे एवरी टाइम, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि सेकंड पार्ट में आ रहा हूं मैं, ये हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्विंग का। अब क्या होता है कि कुछ लोगों के कुछ फेवरेट सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे किसी का एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया, किसी का सॉइल मैकेनिक्स हो गया, किसी का फ्लूइड हो गया। तो लोग क्या करते हैं ना कि ज्यादातर तैयारी उसकी कर लेते हैं कि हाँ, सब जगह बताया जाता है कि जियो टेक्निकल पढ़ लो, फ्लूइड पढ़ लो, एनवायरमेंट पढ़ लो तो निकल जाएगा। हाँ ठीक है, ये जो है टॉर्च टॉर्च मेकिंग सब्जेक्ट्स हैं सिविल के, ठीक है, टॉर्च बियरर हैं। बट हमें क्या करना है ना, हमें पूरा कोर्स कवर करना है। चाहे टनल इंजीनियरिंग हो, ठीक है, या ब्रिज हो, छोटे से छोटा सब्जेक्ट हो ना, उसे कवर जरूर करना है। क्योंकि एग्जाम्स में कई बार क्या होता है कि जो तुम्हारे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, उस क्वेश्चन वो सब्जेक्ट के क्वेश्चंस बहुत टफ आ जाएंगे, बहुत ही टफ, और तुम एकदम हार्ट ब्रोकन हो जाओगे कि नहीं, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था और मैंने इसके लिए बहुत अच्छी तैयारी की थी, बट स्टिल सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, या सॉल्व नहीं हो रहा है, या मैं भूल गया हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जैसे टनल इंजीनियरिंग हो गया, ब्रिज ब्रिज हो गया, ठीक है, सीपीएम पर्ट वगैरह हो गए, बिल्डिंग मटेरियल्स हो गया, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्टेयरकेस हो गए, टाइप्स ऑफ रूफ हो गए। तो वो सारे बहुत आसान सवाल पूछ देते हैं, एकदम ही आसान। और उसमें क्या होगा कि तुम 2 सेकंड में उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ जाओगे। तो कंपेंसेट तो हो गया ना। अगर आपको कोई सब्जेक्ट का क्वेश्चन जो कि आपका फेवरेट था वो नहीं आया, और आपने ऊपर ऊपर से दिखा हुआ सब्जेक्ट आपको 4 नंबर दिला देता है, तो अच्छा है, ठीक है। ये सेकंड चीज हो गई। थर्ड चीज ये है कि आपको कोई भी क्वेश्चन पकड़ के नहीं बैठना। जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन है, आपको स्टार्टिंग में लगा कि आप सॉल्व कर लोगे, कंसोलिडेशन का क्वेश्चन है, आपने देखा टीवी सीवी का वैल्यू डाल के मैं निकाल लूंगा, ठीक है, लेकिन अब आपसे नहीं बन रहा। हो सकता है कुछ एक वर्ड आप छोड़ रहे हो क्वेश्चन में पढ़ने में, डबल ड्रेनेज लिखा है, सिंगल ड्रेनेज लिखा है, कोई भी टाइप का क्वेश्चन है, रिएक्शन टाइम दिया है क्वेश्चन में, लेकिन आपने 2.5 सेकंड्स लेके सॉल्व कर दिया क्योंकि आपको याद है। तो क्या होता है, वो गलत होने के चांस हो जाते हैं। आपको क्या करना है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको जब आगे बढ़ोगे तो हमेशा 1 लाइनर 2 लाइनर पहले उठाने हैं और न्यूमरल वाले बाद में। क्योंकि जब पेपर हम साथ में लेते हैं ना, तब सबसे ज्यादा पैनिक होता है, और वो धीरे धीरे डाउन हो जाता है जब हम पेपर के बीच में पहुंचते हैं, 1 घंटा बीत जाता है। तो इसीलिए न्यूमरल्स वाले क्वेश्चन बाद में करने हैं, और क्वेश्चन पकड़ के बैठना नहीं है, ठीक है। और कोई डाउट है आपको, एनीवन कैन राइट इन द चैट बॉक्स, मैं आगे बढ़ूं क्वेश्चन सॉल्विंग में। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। अभी मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आप सब लोग जो है इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एम आई राइट? कोई आंसर देगा चैट में? ठीक है, कौन सा एग्जाम है, कोई एक लिख देगा। ओके, ओके, ओके। देखो सबसे पहली चीज, ओके ओके, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। देखो क्या है कि सबसे पहली चीज है कि
इंटरव्यू को क्रैक करने का ना एक कोड होता है, और वो कोड आपने अगर समझ लिया ना तो आपका कोई भी इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। सुबह मुंह धो के जाओगे तो भी क्रैक हो जाएगा। वो जो हम कोट पैंट टाई खरीदते हैं, चूज करते हैं, उसके बाद प्रिपेयर होके जाते हैं ना, लेकिन हम जो बेसिक चीजें होती है इंटरव्यू के लिए वो प्रिपेयर नहीं करके जाते, फिर हमारा क्रैक नहीं होता। ठीक है, तो एक चीज हमें समझना है कि जो भी हम जब भी किसी भी एग्जाम का हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इधर यूपीएससी हो, जीपीएससी हो, या कोई भी हाई क्लास पीएससी हो जैसे एचपीसीएल टाइप का, उसमें हमें नॉलेज नहीं शो करना, हमें अपना इंटरपर्सनल स्किल शो करना है कि आप क्या जानते हैं विभाग के बारे में, आप किस तरीके से विभाग को हेल्प कर सकते हैं, और आप में ऐसी क्या क्वालिटीज है जो जिसके लिए आपको गवर्नमेंट नौकरी दे। क्योंकि रिटर्न में आपने नॉलेज प्रूफ कर दिया अपना, ठीक है, अब कुछ बचता नहीं है। तो इंटरव्यू में क्या है कि ज्यादातर लोग डूज बताते हैं कि ये करो, मैं आपको डोंट्स बताऊंगा कि क्या नहीं करना है, क्योंकि फेलियर उसी से होता है। डूज तो आपको पता है, बट कुछ गलती कर दोगे जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो जैसे मैं हिंदी भाषी हूँ, ठीक है, मैं बिहार से हूँ, मुझे गुजराती नहीं आता है, लेकिन मैं गुजरात में हूँ सिंस लास्ट 20 ईयर्स, और गुजराती इतना आता है जितना कि लिख पढ़ सकूँ और एग्जाम क्रैक कर सकूँ। तो जब मैं इंटरव्यू में गया था तो सब लोगों ने मुझे बताया था कि आप लैंग्वेज का ध्यान देना, ये करना, बट आप लोग सरप्राइज हो गए कि ऐसा कुछ नहीं है। आप जब इंटरव्यू बोर्ड में जाते हो, आप कोई भी भाषा में बात कर सकते हो। वो अगर इंग्लिश में बोलते हैं आप हिंदी में जवाब दे सकते हो, आप वो गुजराती में बोलते हैं तो भी आप इंग्लिश में जवाब दे सकते हो। ठीक है, लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। और जीपीएससी का जो बोर्ड है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट बोर्ड है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि हाँ आप कोई नॉर्थ इंडियन हो, कोई पंजाबी है, कोई यूपी बिहार से है तो उसे लगेगा कि नहीं मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। वहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको आपके इंटरपर्सनल स्किल पे जज करते हैं। ठीक है, तो अब इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए मैं पहला पॉइंट आपको बताता हूँ। पहला है कि ब्लफ नहीं करना है। जैसे कि आप कोई चीज होती है जिसमें आप सोचते हो कि नहीं मैं बोल देता हूँ ज्यादा करके तो उनको अच्छा लगेगा, ठीक है, खुश हो जाएंगे कि हाँ नहीं मैंने आईआईटी से किया, आईआईटी में वो क्लब चला रहा था, ये क्लब चला रहा था। जो डेटा वहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है वो मत दो, वहां पे वही डेटा दो जिससे कि आपकी नौकरी आपको मिल सकती है या जा सकती है। ठीक है, जैसे मैं कोई उसमें था, कोई सिंगिंग कंपटीशन जीत गया, ठीक है, वो वहां मैटर नहीं करता। आपको ज्यादा ब्लफ नहीं करना, टू दी पॉइंट आंसर देना है और एलाबोरेटेड आंसर देना है। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरी चीज है कि आपको मना करना सीखना है इंटरव्यू में। जैसे कोई क्वेश्चन, जैसे मैं आपको मेरा जीपीएससी इंटरव्यू का बताता हूँ। मेरे बोर्ड में दिनेश दासा सर थे जब मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो दिनेश दासा सर का जो बोर्ड था उसमें काफी काफी एक्सपीरियंस वो थे, प्रोफेसर वगैरह जो बैठे होते हैं अंदर। ठीक है, तो मुझे अगर 15 सवाल पूछे होंगे उन्होंने तो शायद मैंने उसमें से 9 के जवाब दिए होंगे, 6 के जवाब नहीं दिए। स्टिल इंटरव्यू में आई गॉट सेकंड हाईएस्ट मार्क्स स्टेट का, आई गॉट अराउंड 62 या 63 मुझे मिला था। कैसे आया? वो इसीलिए आया क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस नजर आना चाहिए इंटरव्यू में। रिटर्न आपने दिया है, रिटर्न में आपने स्कोर किया है, तभी आप वहां पहुंचे। तो इसमें आपको क्या करना है कि नो बोलना सीखना है। अगर कोई सवाल का आपको जवाब नहीं आता है, आपको ब्लाइंडली नो कहना है। वो कहेंगे कि आपको आता है या आप भूल रहे हो या नहीं आता है, तो आपको कह देना है कि नहीं मुझे अभी नहीं आता है, और आगे बढ़ना है। कई बार क्या होता है कि हम उसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या करते हैं कि ब्लफ करना शुरू कर देते हैं कि नहीं किसी ने क्वेश्चन पूछा। देखो मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, थ्योरेटिकल आप लोग अभी ज्यादा टच में हो। प्रैक्टिकल में को पूछते हैं लोग कि हम जब एक्सकेवेशन करते हैं, ठीक है, तो 1:1 स्लोप क्यों रखते हैं, ये क्यों रखते हैं, तो आप उसमें क्या करोगे कि नहीं ज्यादा फॉर्मूला बताने लग जाओगे, ये बताने लग जाओगे। वो नहीं, ये नहीं चाहते, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि आपको पता होना चाहिए क्यों है। दैट इज जस्ट फॉर द सेफ्टी ऑफ द स्लोप। एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होना चाहिए स्लोप, इसलिए वो सेफ्टी के लिए है। तो इसको बोलते हैं टू द पॉइंट आंसर। और ब्लफ इसको कहेंगे कि नहीं सर ये फॉर्मूला है, ये लगाते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है, ऐसे ये पूछा ही नहीं उसने। ठीक है, और अगर आपको नहीं आता है, आपको पता नहीं है, तो आपको सिर्फ यही कह देना कि नहीं सर मुझे पता नहीं है। वो कई बार कोई क्रॉस क्वेश्चन भी करेंगे, यार यार तुम सिविल इंजीनियर हो, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, फिर भी तुम्हें नहीं आता, तो सीधा कह देना कि नहीं नहीं आता है। उससे क्या होगा कि वो ये नहीं समझेंगे कि हाँ ही इज ट्रूथफुल, ही डज नॉट नो द आंसर, सो लेट्स चेंज द क्वेश्चन, लेट्स चेंज द टॉपिक, लेट्स ब्रिंग हिम टू ट्रांसपोर्टेशन और लेट्स ब्रिंग हिम टू फ्लूइड मैकेनिक्स, शायद वो उसे आता हो। ठीक है, ये मेरा दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि जब आपको कहेंगे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो उसमें आपको अपनी कोई भी चीज रहने नहीं देनी है रिलेटेड टू प्रोफेशन, रिलेटेड टू योर एकेडमिक्स। क्योंकि ज्यादातर इंटरव्यू क्वेश्चंस वहीं से बिल्डअप होते हैं। जैसे कि आपको उन्होंने पूछा कि ठीक है अपने बारे में बताओ, तो आप क्या करोगी कि मैंने ये लास्ट ईयर मेरा प्रोजेक्ट था, बस आप बोल के आगे बढ़ जाओगे। आप ये कह दो कि ठीक है मेरा लास्ट ईयर प्रोजेक्ट था अर्थक्वेक रिटर्निंग स्ट्रक्चर, फिर आगे बढ़ गए। ये नहीं, आपको अगर कॉन्फिडेंस है आपके प्रोजेक्ट पे और आपको पता है कि आपको उसके बारे में सब पता है, तो उसे एलेबोरेट करो ताकि ज्यादातर क्वेश्चन वहां से निकले। इंटरव्यू में हमेशा
सारे के सारे क्वेश्चंस अबाउट योरसेल्फ से ही निकलते हैं। अगर आपने अबाउट योरसेल्फ में सॉइल मैकेनिक्स चूज दिया तो सारा इंटरव्यू सॉइल मैकेनिक्स पे ही होने वाला है, ये समझ लो। और अगर आपने स्ट्रक्चर चूज दिया तो सारा इंटरव्यू स्ट्रक्चर पे होने वाला है, क्योंकि वो अलग से ऐसे अचानक से नहीं पूछ देंगे कि भाई एनवायरनमेंट में क्या आता है तुम्हें। ठीक है, तो प्रोजेक्ट पे हमेशा फोकस करना, जो भी प्रोजेक्ट किया है। कुछ लोग इसमें एक्सपीरियंस्ड होंगे, या जो लोग कहीं नौकरी कर रहे हैं वो अगर इंटर्नशिप करके गए हैं तो उन्हें बताना है कि उन्होंने यहाँ पे काम किया है, वहाँ पे इन्होंने ये सीखा है, ये चीजें उन्हें आती हैं। ठीक है, और रिलेटेड टू द जॉब, आप अगर अपने क्लब, अपने कॉलेज में कोई डांस कंपटीशन में हिस्सा लिए थे और आप जीत गए तो वो आपको नहीं बताना है, क्योंकि वो मैटर नहीं करता। क्योंकि इरिगेशन इंजीनियरिंग में आपको असिस्टेंट इंजीनियर बनाएंगे तो आपको वैसे भी खेतों में घूम के काम करना है, डजंट मैटर कि आप डांस अच्छा करते हो या गाना अच्छा गाते हो। तो आपको वो डेटा नहीं देना है जो कि रेलेवेंट नहीं है। थर्ड, कि आपको फ्यूचर प्लान्स रिवील नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, वो जानना चाहते हैं कई बार कि आप उनके साथ टिकोगे या नहीं टिकोगे। कोई भी इंटरव्यू, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट जीपीएससी, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द पीएसयूज। किसी एलएनटी, कोई बच्चा एलएनटी का भी देने जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो उसमें आपको कभी भी फ्यूचर प्लान इस तरीके से रिवील नहीं करना कि आप एकदम जग जाहिर कर दो कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा। ठीक है, जैसे कि आपको कोई कहता है कि नहीं आपको यूपीएससी नहीं देना, क्या आपको जीपीएससी नहीं देना अगर आप प्राइवेट में अप्लाई कर रहे हो तो, क्या आपको एमबीए नहीं करना, तो आपको इसमें हमेशा स्मार्ट आंसर्स देने हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर जैसे मुझे पूछा था, मैं उस वक्त जीएसएफसी में काम कर रहा था, तो उन्होंने पूछा था ठीक है कि आप जहाँ सर्विस कर रहे हो कितने साल में, बताया तो कितने, आप क्यों छोड़ रहे हो, क्यों आपको आना है। तो आपको जेन्युइन आंसर्स देने हैं कि ठीक है वहाँ पे मैंने जितना सीखना था मैंने सीख लिया, अब मुझे आगे दूसरे एवेन्यूज ट्राई करने हैं, इसलिए मैं गवर्नमेंट में आ रहा हूँ। कभी भी ये नहीं बोलना है कि सैलरी ज्यादा मिलेगी, कभी भी ये नहीं बोलना है कि पावर ज्यादा मिलेगा, और कभी भी ये नहीं बोलना है कि अनसॉलिसिटेड वेज में यूज करूंगा गवर्नमेंट में आके, या तो फिर मैं अपने पावर को एक्सरसाइज करूंगा। कभी नहीं बोलना है, क्योंकि पावर हमेशा जो है हमें सर्विस के लिए दी जाती है, कहीं किसी पे धौंस जमाने के लिए नहीं दी जाती। तो आपका हमेशा इंटरव्यू में नेगेटिव इंपैक्ट चला जाएगा। तो कोई भी अगर पूछता है कि आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्यों बनना चाहते हो, तो आपको ये बताना है मुझे सर्व करना है गुजरात को, मुझे सर्व करना है मेरे डिपार्टमेंट को, मैंने जो जो सीखा है इंजीनियरिंग में, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रही है, गुजरात में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, उसका भी थोड़ा आइडिया लेके जाओ कि गुजरात में ये होने वाला है, फलाना होने वाला है। ठीक है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, स्मार्ट सिटी है, ठीक है ना, तो मुझे वहां पे काम करना है, रोड्स बनाने हैं। तो इसमें क्या होगा कि उसे दिखेगा कि ये डिपार्टमेंट में आ रहा है कुछ काम करने के लिए, या डिपार्टमेंट में आ रहा है डिपार्टमेंट को इससे फायदा है। ठीक है, वहां पे ऐसे जवाब नहीं देना कि डिपार्टमेंट मतलब आपको वेलकम करने के लिए बैठा हुआ है, मैंने क्रैक कर लिया मुझे ले लो, ऐसा नहीं करना है। थर्ड पॉइंट, जो कि आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस है, ये कॉमन चला आ रहा है। ठीक है, ये जैसे बोलते हैं ना रघुकुल रीत सदा चली आई, तो वैसा है ये स्ट्रेंथ और वीकनेस, हर एग्जाम हर इंटरव्यू में पूछेंगे। इसमें क्या होता है, हमेशा वन वर्ड आंसर देके लोग चले जाते हैं। जैसे आपको पूछा आपका स्ट्रेंथ क्या है, आप बोल दोगे ऑनेस्टी, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, हार्ड वर्किंग। वीकनेस पूछेगा, बोलेगा इंट्रोवर्ट, ठीक है, फिर बोलेगा आई मतलब आई एम नॉट एबल टू हैंडल प्रेशर, फिर बोलेगा कि नहीं आई वांटेड गुड सैलरी एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माय ये एग्जिस्टिंग सैलरी, सो आई फील डिससेटिस्फाइड एट सम मोमेंट्स इन माय लाइफ। तो आपको ये नहीं, ये बताना नहीं है। आपको हमेशा जो चीजें हैं वो स्ट्रेंथ और वीकनेस पे हमेशा प्रैक्टिकल फोकस करना है, जो आपका सही में है, और उसे हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट बनाना है उस आंसर को। हाँ, जैसे एक ने लिखा स्टेज फियर, ठीक है, आईएएस नहीं देना, अरे मुझसे मत पूछो यार, मैं तो बहुत कुछ कर लिया हूँ। ठीक है, देखो उसमें इंटरव्यू जो वीकनेस है आपका या स्ट्रेंथ है वो हमेशा प्रैक्टिकल बताना है। जैसे स्ट्रेंथ में आप कहो कि मैं बहुत अच्छा टीम प्लेयर हूं, और उसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि आप टीम प्लेयर का एग्जाम्पल कहाँ कहाँ पेश किए हो। ठीक है, आप आंसर क्या दे सकते हैं, अच्छा ऐसा मुझसे पूछ रहे हो, अच्छा नहीं 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 देना है, नहीं देना है सर। आई एम क्या बोलते हैं, हियर टू सर्व माय स्टेट ऑफ गुजरात, ऐसे बोलना है, पॉलिटिकली करेक्ट आंसर देना है। ठीक है, कभी भी ये आंसर नहीं देना है। वो अगर आप पूछते हैं कि यूपीएससी नहीं देना आपको, या आपको अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में जाते हो और आपको ये पूछता है कि आपको क्या गवर्नमेंट कंपनी में नहीं जाना, तो आपको हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट आंसर देना है। कभी भी ये नहीं कहना कि नहीं मुझे, आपको पॉलिटिकली करेक्ट आंसर क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने ये पूछा ना आईएएस नहीं देना, ये मुझे लगा मुझे पूछा आपने, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मुझे एचपीसीएल में पूछा था। क्योंकि क्या था कि जो सैलरी पे मैं जीएसएफसी में था, एग्जैक्टली मुझे वहां पे डबल मिल रहा था। ठीक है, अब वो ये कह रहे थे कि आप सिर्फ सैलरी के लिए आ रहे हो, आप अपना ग्रोथ ये उसके लिए नहीं आ रहे हो। तो मुझे उसमें एक्सप्लेन करना है कि नहीं मुझे इसके लिए भी आना है कि मुझे सेंट्रल पीएसयू में आना है, आई विल
लाइक टू सर्व, क्या बोलते हैं, बिगर, ये बोलते हैं पॉपुलेशन, ठीक है, नॉट जस्ट स्टिक टू गुजरात, मुझे बाहर जाना है, मुझे काम करना है। तो पॉलिटिकली करेक्ट आंसर आपको देना है हमेशा, ठीक है, जो डिप्लोमेसी, जैसे वो बहुत सही कहा इन्होंने, ठीक है। तो अब वीकनेस में, अब आप बोलोगे वीकनेस, वीकनेस क्या होता है ना, कई बार बैकफायर कर जाता है। बैकफायर इस तरीके से कर जाता है, वन सेकंड, सॉरी, बैकफायर इस तरीके से कर जाता है कि आप बोलोगे कुछ, इसका शॉर्ट में आंसर, जीपीएससी इंटरव्यू में क्या कुछ रिवील नहीं करना तो क्या इंक्लूड करें। देखो क्या होता है जीपीएससी इंटरव्यू में, आपको अपना नाम नहीं बताना होता, आपको अपना अपना जात, अपना धर्म नहीं बताना, ठीक है। लेकिन आप पिछले कॉलेज में क्या, कौन से कॉलेज से आए हो या कौन से कंपनी से आए हो, दिस यू कैन ऑलवेज टेल, ठीक है, दिस यू कैन ऑलवेज टेल, क्योंकि इसका फायदा भी होता है। जैसे क्या होता है, कई बार कोई इंटरव्यू बोर्ड में बैठा है, हो सकता है वो आपके कॉलेज का एलुमनाई हो, ठीक है। नाम, जात, धर्म और आपका एड्रेस ये रिवील नहीं करना है, बाकी आप सब रिवील कर सकते हो, ठीक है। 2007, ओके, मैं एक एक करके आंसर करता हूँ, आप लोग क्वेश्चन डालते जाइए, ठीक है। ओके, व्हाई यू वांट गवर्नमेंट जॉब। देखो, व्हाई यू वांट गवर्नमेंट जॉब का एक आंसर ये है कि इन गवर्नमेंट जॉब यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू सर्व द पब्लिक डायरेक्टली। अगर आप एलएनटी में जाते हो तो आप एक वाया जाते हो पब्लिक को सर्व करने के लिए, कि किसी कंपनी के लिए आपने प्रोजेक्ट किया तो पब्लिक को सर्व कर रहे हो। लेकिन आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो यू कैन सर्व द पब्लिक डायरेक्टली, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। इसके आंसर में कभी ये नहीं देना है कि बहुत सेफ नौकरी है मेरी, अच्छी पगार है, ये कभी नहीं देना है, ठीक है। कोई सॉफ्टवेयर आता हो तो बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन आपको सच में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्या पता उसमें से कोई एक आदमी एक्सपर्ट निकले और वो आपको न्यूड कर दे कि नहीं ऐसे नहीं आता कुछ, ठीक है। 2017 से 2021 तक क्या किया, ऐसे सवाल का क्या आंसर देना सही होगा। अच्छा देखो, इसमें क्या है, इसमें क्या है कि आपको जो आपने 2017 से 2021 से आपने तैयारी की है, मान लो आपने किसी एग्जाम के लिए तैयारी की है, तो आप उसको डेफिनेटली बता सकते हो, लेकिन इस तरीके से नहीं बताना कि उसे लगेगा कि एक एग्जाम पार नहीं किया ये लड़का तो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि आप साथ में कुछ फ्रीलांसिंग का जॉब कर रहे थे, ठीक है, और उस फ्रीलांसिंग का जॉब करते उसमें आप कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो। जैसे आप कोई क्वालिटी लैब में थे किसी कंपनी के, फॉर एग्जांपल आप एलएनटी के किसी लैब में थे और आप वहाँ क्यूए क्यूसी देखते हो, और साथ साथ में आप प्रिपरेशन भी कर रहे थे, और वो पूछेगा कि अगर इस बार भी नहीं हुआ तो क्या करोगे, आप बोलोगे कि नहीं, मैं फ्रीलांसिंग करूंगा, मेरा जो नीड्स है उसको मैं पूरा करूंगा, एंड देन आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, इसमें कुछ बुरा नहीं। तो ये आंसर सही है। इंट्रोडक्शन में नाम नहीं बता सकते, नॉट अलाउड, आपको वो डिस्क्वालीफाई कर देगा, तो मतलब डिस्क्वालीफाई करके दूसरे बोर्ड में डाल देगा। एक मिनट, और क्या क्वेश्चन पूछा है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, हाँ बहुत सही है, बिल्कुल बताना है। मैंने बताया तो शायद हो सकता है कि मुझे इंटरव्यू में इसलिए इतने ज़्यादा नंबर मिले, क्योंकि मैंने एक बुक भी लिखी हुई है, ये मैं देखो मेरी बुक लेके बैठा हूँ, ये मेरी बुक है, ठीक है, ये मार्केट में है, अमेजोन में मिलती है। मैं फिल्म फेयर में नॉमिनेट हो चुका हूँ, एक्टिंग की मैंने, मैं पद्मश्री 2019 में नॉमिनेट हो चुका हूँ। तो ये सब चीज़ें मैंने बताई थी, तो उनको थोड़ा आपको वो मिलेगा, एक प्लस मिलेगा कि आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, क्योंकि हर आदमी यही चाहता है कि जो उसके प्रोफेशन में आए वो स्मार्ट आदमी हो, ठीक है। इंजीनियरिंग तो सबने की है, एलडी से करो या जीसी गोधरा से करो, इंजीनियरिंग तो तुम्हें उतनी ही आती है, ठीक है, कोई ज़्यादा तो तुमने पढ़ाई की नहीं, ठीक है, तो वो तो उतनी ही आती है। इंट्रोडक्शन कहीं पे शॉर्ट टर्म काम किया, हाँ बता सकते हैं, शॉर्ट टर्म काम किया हो, वॉलंटरी काम किया हो, बता सकते हैं। देखो, प्लानिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट में अगर आपने सच में काम किया है तो ही बताना है, अगर आपने काम नहीं किया है तो नहीं बताना, और सच में काम किया है तो जितना किया है उतना बता दो। अगर आपको कुछ ज्यादा डीप में पूछता है तो आप बोल सकते हो कि नहीं मैंने इतना ही काम किया। नहीं, मैंने 2015 में पास किया है, लेकिन मैं जीपीएससी का ऐसे कोई फोकस करके नहीं चल रहा था। जीपीएससी तो मैंने जो 2018 वाला है उसमें भी क्रैक किया, उसमें तो मेरे 327 नंबर थे प्रीलिम्स में, मैं मेंस देने ही नहीं गया, क्योंकि उस टाइम पे मैं फॉरेन ट्रिप में था मेरी पिछली कंपनी से। तो जीपीएससी वाज नॉट नेवर माय ड्रीम, तो मैंने उसके लिए तैयारी नहीं की है कभी वेट करके। इंटरव्यू फिनिश होते वक्त एफिशिएंसी एंड में 1/5 हो जाती है। देखो, इंटरव्यू का जो क्वेश्चन है ना, मेरा पार्ट खत्म नहीं हुआ है, तो इंटरव्यू वाले पे मैं जवाब देते रहूंगा, ठीक है ना। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। हम्म, एक मिनट, इंजीनियरिंग, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो, दूसरी चीज हम आते हैं, हम पहले अपना कंटिन्यू कर, अपना मैं फिनिश कर लेता हूँ, ठीक है ना, मेरे पॉइंट्स, फिर हम सारे क्वेश्चंस लेंगे एक साथ, वरना कुछ रह जाएगा शायद इसमें से, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि कुछ वर्ड्स आप बताओ जो आपको डिस्क्राइब करते हो।
तो उसमें भी क्या है ना कि आपको सिंगल वर्ड्स नहीं बताने, ठीक है। अ, 1 मिनट रुक जाना यार, क्वेश्चंस मैं एक बार मैं फिनिश कर लूं फिर क्वेश्चंस देना, वरना सब ऊपर चले जाएंगे सवाल, है ना। 2 मिनट रुक जाना, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, मैं बताता हूँ, है ना। ठीक है, कोई भी आपको वर्ड है ना, वो आपको ऐसे नहीं बता देना कि हाँ ठीक है आई एम वेरी ऑनेस्ट, ठीक है आई एम वेरी हार्ड वर्किंग। आपको उसके साथ साथ एग्जांपल भी देना है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप कोई एनजीओ के साथ काम करते हो तो आप कह सकते हो कि सर आई एम वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, आई डिवोटेड माई टाइम इन वर्क्स ऑफ एनजीओ, ठीक है, वी डोनेटेड क्लोथ्स, ठीक है, वी हेल्प पुअर पीपल बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग मेडिसिन, ठीक है। आप अगर कोई अपना क्वालिटी बताना चाहते हो तो उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी दो। अगर आपने किया है तो ठीक है, नहीं किया तो भी बताओ, क्योंकि इंटरव्यू क्रैक करना हमारा फोकस रहेगा, ठीक है। कभी भी कोई वन वर्ड आंसर नहीं देना। कई बार तुमने सुना होगा किसी का इंटरव्यू 5-10 मिनट चलता है, किसी का आधा घंटा चलता है। कई बार क्या होता है, तुम ओएनजीसी वगैरह का, जैसे अभी मेरे अंदर कुछ 20-25 लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं जस्ट फॉर इंटरव्यू, मैं पर्सनलाइज ट्रेनिंग देता हूँ उनको। तो उसमें एक एक का ओएनजीसी में हुआ है, 2 लड़के मेरे प्रीवियस कंपनी जीएसएफसी में सेलेक्ट हुए हैं, एलडी के ही थे वो, प्लेसमेंट से गए। तो उनको इंटरव्यू ट्रेनिंग मैंने दिया है। तो इंटरव्यूज में क्या होता है ना कि कभी भी वन वर्ड आंसर्स नहीं देने, उसको मौका दो उसके ऊपर सवाल बनाने का। अगर आप वन वर्ड आंसर दोगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं बोलते हैं कि मेरे को तो बदू एचआर में माथी पूछियो, है ना, बदू टेक्निकल माथी पूछ ली दो। उसमें क्या है, इसलिए होता है क्योंकि आप जो है उसको मौका ही नहीं देते। आप उसको मौका दो क्वेश्चन बनाने का, तो आप वन वर्ड आंसर मत दो, एलाबोरेट करो थोड़ा। और इसका टेक्निक ये है कि आपको इंटरव्यू ट्रेनिंग अभी से शुरू करनी पड़ेगी। 2-4 यार दोस्त बैठो, एक दूसरे के सामने बोलो, एक दूसरे के सामने जो टिपिकल क्वेश्चन है अबाउट योर सेल्फ, इन सब की प्रैक्टिस करो, ताकि वहां जाके होठ ना सूखे, वहां जाके गला ना बैठे, ऐसा डर ना लगे। कम से कम फियर चला जाएगा अगर 10-12 लोगों के सामने बोलोगे तो। अपना वीडियो रिकॉर्ड कर लो सेल्फी में, ठीक है, एंड देन उसको बार बार देखो। और उसको बार बार देखने से क्या होगा, हर बार पता चलेगी कि कौन सी चीज तुम गलत कर रहे हो। कुछ लोगों को आ बोलने की बहुत आदत होती है बीच सेंटेंस में, ठीक है, तो वो तुम सुधार पाओगे, ठीक है। 4th पॉइंट है कि जो क्लीशे आंसर्स होते हैं ना, जो कॉमन आंसर्स होते हैं, इंटरव्यूअर उसको हमेशा बहुत हेट करता है। जैसे मैंने आपको पहले बता ही दिया कि जो स्टैंडर्ड आंसर्स है वो नहीं देने। जो आप हो, जैसे एक लड़के का नाम मेरे को दिख रहा है, चांद प्रजापति। तो जो चांद प्रजापति है, कृणाल पटेल है, अनिल पटेल है, तो जो आप हो ना वो नजर आना चाहिए। अगर मैं चांद प्रजापति से बात करूं तो कृणाल पटेल भी वही जवाब दे रहा है, तो आप तीनों में अंतर ही नहीं है फिर, ठीक है। तो आपको जो आप खुद हो, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, तो वो डिसाइड करेगा इंटरव्यूअर। आपको अपने आप को प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। और जो प्रोजेक्ट आप करोगे उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। फिर दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे लोग फोकस करते हैं कि वो कैसे दिख रहे हैं, या उनका कॉन्फिडेंस कई बार लूज हो जाता है अगर वो अच्छे नहीं दिख रहे होते, उस दिन अच्छे नहीं दिख रहे होते, या उनको सेल्फ एस्टीम में थोड़ा डाउट होता है। मैंने देखा है, एक मेरा जो अभी एक लड़का मेरे से ट्रेनिंग ले रहा है, उसका जस्ट अभी सिलेक्शन हुआ एचपीसीएल में, जो 200 सीट निकाली थी, आप लोगों को शायद पता होगा, E2 रैंक के लिए। तो उससे ना स्टैमरिंग की आदत है, वो ऐसे आ करता है। तो उसने कहा कि सर मुझे पकड़ लेंगे, मुझे सेल्फ एस्टीम मेरा डाउन हो जाएगा। तो मैंने उसे पूरा ट्रेन किया। कभी भी अपना जो वीकनेस है ना, जो तुम्हारा वीकनेस, उसको जग जाहिर मत करो। तुम्हें पता है कि तुम स्टैमरिंग करते हो, तुम्हें पता है कि तुम अच्छे नहीं दिख रहे हो आज, उन्हें नहीं पता। उन्हें सब एक ही नजर आते हैं, और वो उस पद पे बैठे हैं कि वो कभी भी तुम्हें लुक से जज नहीं करेंगे, या तुम कैसा पहन के आए हो, या तुम कैसा दिखते हो, या तुम कैसे बोलते हो, तुम हकलाते हो, वो नजर नहीं आएगा, ठीक है। उन्हें नजर नहीं आएगा, वो बहुत पहुंचे हुए लोग हैं। वो आपको हमेशा आपके नॉलेज और आपके स्किल पे जज करेंगे। तो उस बात पे फोकस बिल्कुल मत करना, ठीक है। दूसरा, कि आप जो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है, प्रोजेक्ट है, जो आपका इंटर्नशिप्स है, उस पर फोकस करना है आपको। अगर आपने इंटर्नशिप कहीं किया है, आपने कोई कोई लड़का होता है जो कॉलेज के 3rd ईयर में 4th ईयर में किसी कंस्ट्रक्शन ग्रुप में जाता है, वहां सीखता है, तो आपको वो बताना है वहां आपको कौन सा काम दिया गया था, वो बताना है। ऐसे नहीं बोल देना सिर्फ कि जैसे मैं एलएनटी में गया था, मैं वहां ट्रेनिंग किया, ये जवाब नहीं है। आपको जवाब देना है कि मैं 3rd ईयर में 1 महीना या 4th ईयर में 1 महीना एलएनटी में गया, जहां मैंने क्यूए क्यूसी देखा, वहां मैंने सीव टेस्ट करवाया, कंक्रीट क्यूब टेस्ट करवाया, ठीक है। अब उसमें क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चंस निकल के आते हैं जो कि एम्पेरिकल नहीं होते। जैसे कि आपको कोई पूछ देगा कि 28 दिन में ही क्यूब क्यों टेस्ट किया जाता है, ठीक है। कई लोगों के पास इसका जवाब ही नहीं है। क्यों 30 दिन में नहीं करते, क्यों 32 में नहीं करते, क्यों 25 में नहीं करते, ठीक है। तो इसका जवाब होना चाहिए प्रॉपर। अब इसका जवाब देने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, चलो बता देता हूँ। क्या होता है ना, एम्पेरिकल, ये सारी चीजें एम्पेरिकल हैं, तो उन्होंने 1 दिन 2 दिन 3 दिन हर दिन पे टेस्ट किया। तो जब 28वें दिन पे पहुंचते हैं ना, तो 99.6% इंटरेस्ट रिजल्ट आ जाता है। तो जब उतना रिजल्ट आ जाता है तो 28वें दिन को स्टैंडर्ड कर दिया है। वैसे आप 35 में करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड है, इंडिया में फॉलो कर रहे हैं, इसलिए 28 दिन है।
तो आपको ये ऐसे जवाब देना है। जैसे मुझसे पूछ लिया था कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट हाइट 182 मीटर है, क्यों? ठीक है, अब ये टिपिकल क्वेश्चन है। अगर नहीं पता तो ना बोल दो, पता है तो बोल दो, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली में 182 सीट्स हैं, हमारे 182 एमएलए हैं, इसलिए 182 मीटर उसकी हाइट है। तो इस टाइप के कुछ टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, अगर पता है तो आप बता सकते हो, तो आपको बहुत प्लस मिलेगा इंटरव्यू में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जो आपने थर्ड ईयर में हो अभी या सेकेंड ईयर में हो, और अगर आपका एम गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना है, तो फिर आई विल सजेस्ट कि आप इंटर्नशिप वगैरह में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करो। अब बोलोगे ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि क्या होता है, कुछ लड़के जो है पूरा साल में 3-4 महीना ट्रेनिंग में चले जाते हैं, कहीं पे बीम बन रहा है, कॉलम बन रहा है, स्लैब बन रहा है, देखने चले गए। देखो क्या होता है ना, जब तुम नौकरी करोगे ना, जब मैं 6 साल एक्सपीरियंस है मुझे मुझे ये जरूरी नहीं है जानना कि स्लैब का सरिया कैसे बनता है। वो जरूरी तब तक था जब तक नौकरी नहीं मिली। जिस दिन आपको नौकरी मिलती है वो आपके उस नॉलेज में मिलती है जो कि आप अंदर से गेन करके आते हो। जब आपको नौकरी मिलती है उसके बाद बीम स्लैब कॉलम कैसे बन रहा है, कैसे अंदर अंदर छोटे मोटे काम हो रहे हैं, वो आपको नहीं देखना है। उसके लिए नीचे बहुत सारे लोग हैं। अगर आपने नहीं किया है तो आई विल सजेस्ट कि आप उस सारा टाइम को डिवोट करो अपने प्रिपरेशन के लिए। और अगर इंटर्नशिप करते भी हो तो उसको शॉर्ट रखो। ये नहीं कि 2-3 महीना बिगाड़ दिया स्लैब कॉलम देखने के चक्कर में। ठीक है, उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई जो मिस्त्री होता है ना, वो भी हमसे अच्छा स्लैब बांध देगा और ड्राइंग बना के बांध देगा। तो इसलिए क्या है कि हमें फोकस करना है अभी एग्जाम क्रैक करने के लिए और मैनेजरियल स्किल्स डेवलप करने के लिए। क्योंकि आप जब असिस्टेंट इंजीनियर बनते हो या डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव बनते हो या एग्जीक्यूटिव बनते हो, जैसे मेरा लगभग पूरा क्लास ही एग्जीक्यूटिव और डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव बना हुआ है। तो उसमें क्या होता है कि आप, और जैसे मैं एचपीसीएल में हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें हमेशा अपना मैनेजरियल स्किल यूज करना है। हमें ये नहीं बताना कि भाई कवर 25 mm रखना है या 50 mm रखना है, उसके लिए बहुत सारे लोग हैं नीचे आईटीआई किए हुए। ठीक है, आपको क्या रखना है? मैनेजरियल स्किल रखना है। तो उसके लिए जब आप नौकरी में जाते हो तो अपने आप ही सीखते हो उसे। ठीक है, तो इंटर्नशिप में ज्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो ये मेरा इंटरव्यू पोर्शन खत्म हो गया है। अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो आप लिखना शुरू करो। चलो ऊपर से मैं पढ़ते आता हूँ जिसका जवाब देना मुझे बचा था। फ्रेशर को क्या करना चाहिए? फील्ड का कोई एक्सपीरियंस नहीं हो तो कोई बात नहीं, ये जो जितने एग्जाम्स हैं ये फ्रेशर्स के लिए ही हैं। कहीं भी एडवर्टाइजमेंट में ये लिखा हुआ नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस हो तो एक प्लस है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस हमेशा वो जब सुन लेते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में, अगर आप बोलते हो कि सर मैंने 2020 में अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है या 2021 में, तो वो आपको एक्सपीरियंस बेस्ड सवाल नहीं करेंगे। वो आपको फिर हमेशा लॉजिकल सवाल और आईएएस कोड टाइप में जो बेसिक सवाल होते हैं कि भाई स्लैब का फॉर्म वर्क कितने दिन में खुलना चाहिए, ठीक है ना, सॉइल में ये टेस्ट क्यों करते हैं या वो टेस्ट क्यों करते हैं। गुजरात में अभी जैसे तुम मान लो गांधीनगर में बैठे हो, तो पूछ सकते हैं गांधीनगर किस जोन में आता है, अर्थक्वेक जोन में, 3rd में आता है, 2 में आता है। ठीक है, वो ये पूछ सकते हैं कि गांधीनगर में कौन से टाइप का सॉइल है ना। गांधीनगर में कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि उसमें भारतमाला में है, या तो फिर गिफ्ट सिटी के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है ना, स्मार्ट सिटी के बारे में पूछ सकते हैं। तो गुजरात में क्या चल रहा है कम से कम उतना जरूर पढ़ लेना, ताकि उनके पास एक बेस मिले। अगर वो तुम्हें पहला कोई सवाल करते हैं और तुम उसका जवाब नहीं देते हो ना, तो फिर वो बहुत बुरा होता है। तो उसमें क्या है कि फिर वो लिंक बन जाता है, नहीं इससे क्या पूछे यार, फिर तो वो कुछ भी पूछने लगते हैं टाइम खत्म करने के लिए। ठीक है, जीपीएससी जोड़े स्टूडेंट ना कोई डाटा होए से इंटरव्यू में। नहीं, स्टूडेंट का कोई डेटा नहीं होता है। आपको एक बार कोड मिलेगा नीचे, वो बार कोड देखो। असिस्टेंट इंजीनियर के इंटरव्यू में कैसे होता है मुझे नहीं पता, मैंने नहीं दिया है। जीपीएससी का जो डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव का है, उसमें एक बार कोड मिलता है नीचे, जो कि आपको यहाँ लगा के जाना है। यहाँ पे बैच लगाएगा, ऊपर जाओगे वहां पे रीडर होता है, बारकोड रीडर, ये लगाना है, वहां दिखा के फाड़ के फेंक देना है। उसके पास कोई डेटा नहीं जाएगा। जैसे मेरा कोड का नाम था CYT03, तो मैं उसी नाम से पहचाना जाऊंगा। ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड इस डिपार्टमेंट में हो तो हेल्प करेगा कुछ, बताना भी मत अगर होगा तो। हेल्प तो करेगा नहीं करेगा पता नहीं, लेकिन नेगेटिव बहुत हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाएगा तुम किस लिए आ रहे हो। यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंकर हो, इंटरव्यू में बताना चाहिए, बिल्कुल बताना चाहिए। नहीं, लेवल देखो यार, लेवल तो वो डिपेंड करेगा तुम जवाब कैसे देते हो। कई बार क्या होता है तुम जवाब ही नहीं दोगे, ऐसे बैठे रहोगे कि नहीं देखो उसका मुंह देख रहे हैं, क्या सवाल करेगा। आपको ऐसे बैठना है, कॉन्फिडेंस पोस्चर होता है। ठीक है, हाथ ऐसे रख के ऐसे बैठना है आपको, थोड़ा अटैकिंग मोड में रहना है कि यस, स्माइल देना है। अगर वो कुछ सवाल पूछता है तो स्माइल देना है हमेशा। नहीं पता तो भी ऐसे नहीं कि नहीं 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 पता मुझे, एकदम डर गए। हमेशा ऐसे बोलना है कि नो सर, आई डोंट रिमेम्बर इट, और आई विल लर्न इट सर आफ्टर दिस इंटरव्यू, आई विल ट्राई टू लर्न दिस स्किल। इस तरह से जवाब देना है।
ठीक है, तो रैंकर हो तो जरूर बताओ यार, गोल्ड मेडलिस्ट हो तो जरूर बताओ। हम कैसे अपना स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर इंटरव्यू डाइवर्ट करें? देखो वो तो लक बेस्ड है एकदम। आप अगर अपने इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में बताओगे ही नहीं अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट, तो जाएगा नहीं लेके। तो अगर आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चरल डायनामिक्स है, आपको पता है अर्थक्वेक आने से कैसे होता है, क्या रिएक्शंस होती है, ठीक है, एक्स वाई जेड मूवमेंट कैसे होता है, तो आप जरूर बोलो। आप इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में बता दो कि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और इस पे मैं काम कर रहा हूँ और इस पे मेरा प्रोजेक्ट था। अगर प्रोजेक्ट नहीं भी था तो भी बोल दो, उससे क्या पता है, उसे नहीं पता है। अगर आपका सॉइल मैकेनिक्स फेवरेट सब्जेक्ट है, जैसे मैं इंजीनियरिंग जब मेरा खत्म हो रहा था तो मैं अपनी बहुत सारी हॉबीज पे काम कर रहा था, तो मैंने उस वक्त ज्यादा स्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स किए नहीं। तो मेरा प्रोजेक्ट था नॉइज पॉल्यूशन पे था, बहुत सिंपल था। तो मैं उसके बारे में बोलूंगा तो ज्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो मैं उसमें क्या करूंगा, मैं बोल बोल दूंगा। अगर मेरा सॉइल मैकेनिक्स अच्छा है तो मैं बोल दूंगा कि सर मैंने लिक्विफेक्शन पे काम किया। अब वो लिक्विफेक्शन पे जो मर्जी पूछ ले। तो लेकिन फिर आपको आना चाहिए, ऐसा नहीं कि लिक्विफेक्शन में भी आ करके बैठ गए कुछ पता नहीं है करके, ठीक है। हॉबी में लोक कल्याण करते नहीं, लोक कल्याण इज नॉट हॉबी। लोक कल्याण आपका ट्रेट्स दिखाता है। कि भवदीप भवदीप ने पूछा था भवदीप कैसा आदमी है, तो भवदीप ऐसा आदमी है जो लोक कल्याण में काम करता है, लोगों के बारे में सोचता है। लोक कल्याण किसी की हॉबी नहीं होती। तो हॉबी जो है कुछ अच्छा बताओ, जिस जो कि आपका एक मतलब एक टाइम आपका जो आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो उससे आपको कुछ आउटपुट मिल रहा है, ऐसा। जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आप क्रिकेट में अपने स्कूल को अपने कॉलेज को आगे दिखा चुके हो, ठीक है। आप संगीत में हो तो आप संगीत में कैसे आगे हो, ठीक है ना। वैसे वो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते इन सब में, ठीक है। अगर इंटरेस्ट लेंगे तो फिर कम से कम बता सकते हो। ये नहीं कि किसी की शादी में नाचा और उसको बोल दिया कि मेरा डांसिंग हॉबी है, ठीक है। स्टैमरिंग प्रॉब्लम, देखो स्टैमरिंग प्रॉब्लम तुम्हें है, तुम्हें पता है, उसे नहीं पता है, ठीक है। और ये एक वो है, एक ये फिजिकल डिसेबिलिटी कह सकते हो, या वो कह सकते हो कि तुम्हें दिक्कत है बोलने में। अगर तुम इस पे काम कर रहे हो, इसे सुधारने की कोशिश कर रहे हो तो वेल एंड गुड। अगर तुम वहां पे स्टैमर करते भी हो तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा बिलीव मी। तो अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करना। प्रतीक ने पूछा है ये, तो अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करना, तुम बस अच्छे से जवाब देना, कुछ नहीं होगा। रिसेंटली एचपीसीएल में सेलेक्ट हुआ है लड़का, मेरे अंदर ट्रेनिंग लिया था, बहुत स्टैमरिंग करता है, कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली बिजनेस किया है, बिल्कुल बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो, ठीक है। बस ये ध्यान रखना उसमें रिवील ना हो कि तुम कहाँ से हो। वीकनेस है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में क्या बताएं, देखो यही मैं कह रहा था संजय। मेरा वीकनेस और तुम्हारा वीकनेस में अंतर है। जिस दिन तुम मेरा वीकनेस बता दोगे ना, उसी दिन तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। तुम्हें हमेशा अपना वीकनेस बताना है। तुम अपने आप को देखो। सबसे कमजोर वो इंसान है जो खुद को नहीं पहचानता। ये बात समझ लो। अगर मैंने आज नौकरी के साथ साथ इतनी सारी चीजें की है और तुम भी कर सकते हो, तो उसमें जरूरी है कि तुम खुद को पहचानो। तुम अपना स्ट्रेंथ खुद बताओ, ठीक है। मेरा वीकनेस है या स्ट्रेंथ लेके या किसी और का लेके तुम्हें फायदा नहीं। तो तुम अपना स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, हो सकता है कि तुम ऐसे हो कि तुमने लोगों का मदद किया और लोग तुम्हें वापस मदद नहीं करते, तो ये आप इंटरव्यू में बोल नहीं सकते कि हाँ मैंने उसको पेन दिया था, वो मेरे को पेन पाछा नहीं दिया। तो ये नहीं है तुम्हारा वीकनेस। तुम्हारा वीकनेस ऐसा होना चाहिए जो कि नौकरी के हिस्से में, नौकरी करते वक्त तुम्हारी मदद करे, ठीक है। और उसमें हमेशा वीकनेस को स्ट्रेंथ में जोड़ देना है घुमा के। जैसे इस तरीके से कि मैं बहुत वर्कोहॉलिक हूँ और कई बार ऐसा होता है कि मेरा ज्यादातर ध्यान काम में रहता है और मैं दूसरी चीजों पे ध्यान नहीं दे पाता। तो उससे मेरा थोड़ा पर्सनल लाइफ जो है डिसबैलेंस होता है। लेकिन अब मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं एक टाइम टेबल बना के इस हिसाब से काम कर रहा हूँ कि मेरी पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ और मेरी प्रोफेशनल लाइफ को एकदम अलग करके चल रहा हूँ। तो मैं मेरा वीकनेस को स्ट्रेंथ बना रहा हूँ, ठीक है। इंटरव्यू फिनिश होते वक्त एफिशिएंसी कम हो जाती है। हाँ यार देखो, वो कम होती है, वो कम इसलिए होती है क्योंकि इंटरव्यू में तुम उसे एकदम बोरियत वाले आंसर देते हो, ठीक है। और वो क्या करता है कि वो भी बोरियत वाले सवाल पूछता है, इसलिए इंप्रेशन इस तरीके से हो जाती है। अगर आप हंसते रहोगे, मुस्कुराते रहोगे, कॉन्फिडेंस रखोगे कि ये नौकरी लास्ट नहीं है, इसके बाद और भी नौकरी मिलेगी लाइफ में, ठीक है, ये सोच के साथ जाओगे तो हमेशा अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो ये लास्ट नौकरी नहीं होती, कोई भी नौकरी इंसान की लास्ट नहीं है जिंदगी में, ठीक है। चाहे आप 55 साल के हो तभी भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। जो पानी रुक जाता है वो बहुत गंदा हो जाता है, याद रखना। 3-4 महीने की जॉब एक्सपीरियंस को बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। स्ट्रक्चर में एमटेक रनिंग टूल, ठीक है, बता सकते हैं। बस ये ध्यान रखना तुम्हें आती हो। हॉबी में पेंटिंग और स्केचिंग हो, हाँ बता सकते हैं। अगर तुमने स्केचिंग किया है तो देखो तुम ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इंडिया के कुछ अच्छे स्केचर्स के नाम बताओ, ठीक है। मैं नीचे आ रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ मैं, 2 मिनट। हाँ आप बहुत सारे सवाल कर रहे हो, नीचे आ रहा हूँ। अगर ऊपर सेम सवाल पूछे गए हैं तो रिपीट मत करो यार, मेरा आगे एक और पार्ट बचा हुआ है इसलिए, ठीक है।
स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का अच्छा एग्जांपल यार देखो, मैं 2 एग्जांपल, जैसे चलो ठीक है मैं अपना बता देता हूँ तुम्हें, शायद कुछ तुम्हें आइडिया आएगा कि मेरा स्ट्रेंथ और वीकनेस मैं ऐसे बताता हूँ कि मैं हर जगह बताता हूँ, एवरी इंटरव्यू सिंस 2015 आई हैव टोल्ड दिस, कि ध्यान से सुनना, कि जिस दिन मुझे पता चलता है कि मेरा क्या वीकनेस है, मैं उसी दिन से उस पर काम करना शुरू कर देता हूँ। अगर मैंने मेरी वीकनेस जान ली और मैं उसे अब तक कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं, तो ये मेरा वीकनेस होगा। तो आज की डेट में मेरा कुछ वीकनेस नहीं है, और अगर मैं इस इंटरव्यू के बाहर जाता हूं एंड आई लर्न समथिंग, आई विल डेफिनेटली वर्क अपॉन इट, और उसको मैं अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करूंगा। ये मेरा जवाब है स्ट्रेंथ और वीकनेस का। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, चाहे उसे अच्छा लगा हो, चाहे उसे लगा हो कि मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं ये जवाब देता हूँ, और अब तक मेरा सारा इंटरव्यू में हुआ है। तो देखो अगर इसमें से कोई ये यूज करना चाहता हो तो। 1 मिनट यार, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सवाल करो यार प्लीज, ये वरना किसी का रह जाएगा। अब रुक जाओ, ये रियलमी 8 के बाद मत पूछो, थोड़ा रुक जाओ। 5 साल हो गए पास आउट किए बट जॉब नहीं की है, ओके, सिर्फ प्रिपरेशन किया है, तो क्या कहें, खराब इम्पैक्ट पड़ता है। मत कहो ना, उसे क्या पता तुमने जॉब नहीं किया है। ठीक है, ये जो नौकरी मिल रही है तुम लोगों को, इसमें कहीं पे भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटैच करने का ऑप्शन नहीं था, नहीं था ना। हाँ बस ये जरूर पूछा गया था कि एक्सपीरियंस लिखो, तो तुमने उसमें नहीं लिखा, बट तुम वहाँ कह सकते हो कि मैंने कोचिंग पढ़ाया, मैंने ट्यूशंस पढ़ाए, मेरी जो फैमिली इनकम है उसको सप्लीमेंट करने के लिए मैंने कुछ कुछ ऐसे फ्रीलांसर वाले जॉब्स किए, और मेरा जो लाइफ का एम है वो इस तरह का जॉब है जो कि मैं आपके सामने इंटरव्यू में पहुंचा हूँ। ठीक है, रुक जाओ अभी सवाल मत करो जयेश, रुक जाओ 1 मिनट, मुझे ऊपर वालों के जवाब देने दो। वॉचिंग मूवी नहीं पूछ सकते, ये सब जवाब मत देना यार। मूवी देख के तुम क्या साइड पे काम में हेल्प करोगे, मूवी वूवी का मत बताओ, क्योंकि मूवी देखने में कुछ महारत हासिल नहीं कर सकते ना, जैसे संगीत में हासिल कर सकते हो कि तुमने संगीत गाया और तुमने कहीं पे विशारद ले लिया, 10 साल तक तबला बजाया हो, तो वो थोड़ा फायदा देता है। ठीक है, रुक जाओ अभी मेरे को थोड़ा ऊपर वाले जवाब दे रहे हैं यार। नेशनल लेवल में परफॉर्म किया हो, आरडीसी एनसीसी, बिल्कुल बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। नहीं, अगर तुम एमटेक कर रहे हो या कर रहे मतलब कर चुके हो, और तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा एमटेक में अच्छा स्कोर नहीं है और तुमने पढ़ाई अच्छे से नहीं की है, तो मत बताओ। 5 साल हो गए, ठीक है, इसका मैंने जवाब दे चुका हूँ। प्राइवेट में काम किया 3 साल, तो अभी क्यों गवर्नमेंट जॉब में आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये सवाल नहीं, ये सवाल अगर पूछते हैं तो फिर आपको यही बताना है कि मुझे, जो मैंने पहले बताया कि मुझे पब्लिक सर्विस में जाना है, अभी मैं जो सर्विस कर रहा हूँ इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू पब्लिक, एंड इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू सर्विंग गुजरातीज। ठीक है, तुम ये जवाब दे सकते हो कि मैं गुजराती हूँ, मैं गुजरात में पला बड़ा हूँ। ठीक है ना, गुजराती हूँ मत बताओ क्योंकि बता नहीं सकते। क्या हैव बीन इन गुजरात सिंस लास्ट, मैं बता दिया था कि लास्ट 21 ईयर्स आई हैव बीन इन गुजरात, सो आई वांट टू सर्व द पब्लिक हियर। ठीक है, तो ये आप बता सकते हो, तो इसलिए मैं अभी जुड़ रहा हूँ पब्लिक सर्विस में। ठीक है, 2017 से सिर्फ प्रिपरेशन की है, ठीक है, नहीं नहीं, ये तो ऐसा ऐसा नहीं पूछेगा। ठीक है, वो तुम बताओगे तभी तभी होगा। ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट, मैं ऊपर जा रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। जैपनीज एनिमेशन नहीं, ये सब से तुम साबित क्या कर पाओगे यार, ये सब मत बताओ। जैपनीज एनिमेशन की कोई फिल्म बनाई हो तो बताओ, अगर मान लो कि तुमने कोई फिल्म बनाई हो और वो यूट्यूब पे हो और उससे कुछ फ्रीलांसिंग कर रहे हो तुम, तो बताओ, वरना मतलब नहीं। हाउ टू ज्वाइन इंटरव्यू प्रोग्राम अंडर यू सर, यार देखो मैं वॉलंटरी करता हूँ, मेरी जॉब बहुत टफ है, मैं पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स में हूँ, तो मैं क्या है ना, लोगों से नंबर लेके उनको फोन करके गाइड कर देता हूँ जब जब मुझे टाइम मिलता है, और ये वॉलंटरी है, फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं कुछ पैसे नहीं लेता, सरकार अच्छा पैसा देती है, तो मैं तुमको गाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरा ईमेल आईडी मैं लिख दूंगा नीचे, उस पर ना मैं लिख देता हूँ, अपने जो भी क्वेरीज हैं मुझे डाल देना, जब जब मुझे टाइम मिलेगा मैं फोन कर दूंगा। अभी मैं पहले जवाब दे दूं ऊपर जाके। हाउ टू, 3 से 4 महीने की बता सकते हो। देखो अगर आपकी हॉबीज पोइट्री सिंगिंग है तो आपको बिल्कुल बतानी है, और उसमें आप क्या कर रहे हो आगे, क्योंकि देखो हॉबीज है ना, जैसे किसी की हॉबी चांद पे जाना भी है, बट उसके लिए क्या कर रहे हो। अगर आपकी पोइट्री है तो आपने पोइट्री लिखी है कभी, या आपने कभी कॉलेज में दी है, कभी सबमिट की है क्या, कॉलेज में आपको बोलने का मौका मिला है, या आपको सिंगिंग की है आपने कहीं, तो डेफिनेटली बताओ, डेफिनेटली बताओ। ठीक है,
गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए यार, इसका आंसर मैं पहले दे दिया था। गवर्नमेंट जॉब इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे पब्लिक सर्विस में जाना है, और पब्लिक सर्विस का डायरेक्ट मौका गवर्नमेंट जॉब के थ्रू ही मिलता है। आप डायरेक्टली पब्लिक से डील करोगे, डायरेक्टली एफआईआर होगी तो आपके नाम पे होगी, तो वो भी समझ लेना। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग हॉबी कह सकते हैं, गवर्नमेंट में बैन है तो भी नहीं, मत बताना, बिल्कुल मत बताओ। आप गवर्नमेंट के फ्लैग बियरर हो, ठीक है, भाभी नव नाम है क्या है, आप गवर्नमेंट के फ्लैग बियरर हो, गवर्नमेंट के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के सपोर्ट में, पॉलिटिक्स के सपोर्ट में, आरएसएस, एबीवीपी, एनएसयूआई कुछ नहीं कहना है कभी भी। मास्टर्स किया है तो कैसे बता, मास्टर्स का बताओ, कोई दिक्कत नहीं। जिम को हॉबी बोल सकते हैं? जिम देखो यार, जिम कोई हॉबी नहीं है, वो तो सबको कसरत करनी चाहिए, जो नहीं कर रहा है उसका शरीर बिगड़ रहा है, ये कोई हॉबी नहीं है यार, मत बताओ। पाइलिंग, प्री स्ट्रेसिंग ऑफ गर्डर, यस वेरी गुड, यू कैन ऑलवेज से। शॉर्ट टर्म काम किया हो बता सकते हैं, ठीक है, चलो यहाँ के तो सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। अहमदाबाद मेट्रो में यूट्यूब प्रोफेशनल गेमिंग को हॉबी बता सकते हैं? नहीं, मत बताओ। देखो क्या होता है ना, पहले ना तुम लोग नौकरी को समझ लो, 1 मिनट, मेरा 2 मिनट खाली बात सुनना। देखो नौकरी जो है ना, ये असिस्टेंट इंजीनियर की या डेप्यूटी, 2 मिनट रुक जाओ, सवाल मत करो। डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव की या एग्जीक्यूटिव की, या जो मैं अभी एचपीसीएल में हूँ या कोई ओएनजीसी में है, नौकरी जो है ना, हमेशा उन चीजों पे फोकस करती है, उन लोगों पे फोकस करती है जो कि उसके फ्लैग बियरर बनेंगे। कल उठ के अगर तुम किसी क्लब में नाचते हुए पाए जाते हो या कहीं पे गाड़ी ठोकते हुए पाए जाते हो, तो कभी भी ऐसा लिखा हुआ नहीं आता है कि XYZ ने ऐसा किया, हमेशा ऐसा लिखा आएगा कि ओएनजीसी इंजीनियर हैज ब्रोकन दिस रूल, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात असिस्टेंट इंजीनियर हैज ब्रोकन दिस रूल, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैज ब्रोकन दिस रूल। हमेशा आप है ना, आपके पद को और आपके डिपार्टमेंट को उस कंधे पे लेके चल रहे हो, तो कभी भी ऐसी चीजें बोलनी नहीं है और ऐसी चीजें करनी नहीं है जो जिससे कि सरकार का मुंडी नीचा हो कि हाँ नहीं मेरे अफसर ने ऐसा किया है। तो जैसे सरकार ने कोई चीज बैन की है उसे मत बताओ, ठीक है। आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप बताओ मत, ठीक है। ओके, और कुछ और क्या क्वेश्चन है? म्यूजिक आ सकता है? हाँ आ सकता है, ठीक है। अच्छा, एवरीबडी इज गोना बी नाइस ड्यूरिंग द इंटरव्यू एंड द जूरी मेंबर्स आर एक्सपीरियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। नहीं देखो, नाइस नहीं होता, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, नाइस नहीं बनना है। महिरा, महिरा नाम है आपको, जो है आपको दिखना है, नाइस बनने का नहीं है। आप जो हो आपको उसे पेश करना है। और देखो, एवरीबडी इज एम्प्लॉयबल इन दिस कंट्री, हर आदमी एम्प्लॉयबल है, ऐसा नहीं है कि कोई आदमी बहुत बुरा है या कोई आदमी बहुत अच्छा है। आपको बस आपको प्रेजेंट करना है इन द बेस्ट फॉर्म, इन द बेस्ट फॉर्म। कॉपी करोगे तो नाइस दिखेगा ना। मैंने इतने इंटरव्यूज क्रैक किए, मैं कहाँ कभी फेल हुआ। कॉपी नहीं करना है। मैंने भी बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू देखे हैं, मैंने भी आईएएस टॉपर्स के देखे हैं, यूपीएससी टॉपर्स के देखे, लेकिन वो शिवशंकर झा नहीं है ना। आप दूसरा कुछ बनना चाहोगे तो फिर दिक्कत है, ठीक है। आप अपना ओरिजिनल रहो, ठीक है, और अपने आप को बताओ, अपने आप को बेस्ट फॉर्म में बताओ, ठीक है, जो आपका बेस्ट फॉर्म, ठीक है। नाइस नहीं बनना। और हाँ, उन्हें बहुत एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने पहला पॉइंट कहा है कि डू नॉट ब्लफ। ब्लफ का मतलब ही यही होता है कि आप कोई और बनना चाहते हो। अगर मैं अच्छा नहीं हूं तो मैं अच्छा नहीं दिखने वाला, अगर मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, ठीक है। इंटरव्यू प्रिपरेशन के टाइम डिस्ट्रैक्शन हो बिकॉज ऑफ फैमिली इश्यूज, देन हाउ टू मेंटेन। चलो, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो क्या है कि हर आदमी की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। कोरोना है, कोविड ने बहुत परेशान किया सबको, कितने के संबंधी गुजर गए, ठीक है। तो इस वक्त क्या है ना कि ऐसा बुरा माहौल है, तो हमें फोकस करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, एंड दिस इज नेचुरल। अगर आप इंटरव्यू के दौरान भी अपना फोकस खोते हो तो इट इज नेचुरल। बट ये है कि आपको आपकी लाइफ का बिगर एम देखना है। आपकी लाइफ का बिगर एम क्या है? देखो, अभी मैं ये समझता हूँ कि हर आदमी जो कि अभी इंटरव्यू में है, शायद 300 लोग हैं, हर आदमी के पास एक डायरी होनी चाहिए जिसमें कि वो लिखता हो कि उसका अल्टीमेट एम क्या है लाइफ में, ठीक है। अल्टीमेट एम कोई नौकरी नहीं होती है। जीपीएससी का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन जाओगे तो बहुत कुछ नहीं बड़ा उखाड़ लोगे तुम, क्योंकि तुमसे पहले लाख लोग बन चुके हैं, ठीक है। और कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी भी नहीं होता है कि रॉकेट बना के चांद तक छोड़ दोगे, वही तुमको फ्लो रेट मेजर करना है जा जाके कैनाल का, ठीक है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो तुम्हें लाइफ का एम क्या रखना है, लाइफ में क्या पाना चाहते हो, वो हमेशा मतलब अवे फ्रॉम द प्रोफेशन होता है। जैसे मेरा एम है कि मुझे ये करना है, तो वो करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कोशिश कर रहा हूँ, वो होना चाहिए। तो नौकरी जो है तुम्हारा एक अल्टीमेट एम नहीं होना चाहिए।
तुम्हें स्टार्ट करना है नौकरी से, ठीक है, तुम्हें उससे अपना हॉबी सस्टेन करना है, अपना पैशन सस्टेन करना है, तो तुम कभी भी डरोगे नहीं। देखना, क्योंकि जो चीज को तुम अपने लाइफ का पेनल्टीमेट एम बना लेते हो ना, वो चीज हमेशा डराएगी तुम्हें, हमेशा डराएगी। अगर तुम्हारा पेनल्टीमेट एम है दिल्ली घूमना, तो हमेशा तुम देखते रहोगे टिकट कितना महंगा हुआ, क्या दिल्ली की ट्रेन बंद हो गई, क्या कोविड ने फिर से ट्रेन बंद कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा एम सिर्फ नेचर को एंजॉय करना है, तो तुम अहमदाबाद में भी कर सकते हो, ठीक है। तो यही मेरा जवाब है उस क्वेश्चन का, कि अगर डिस्ट्रैक्शंस हैं, वो इसीलिए हैं क्योंकि तुम डर रहे हो इस एग्जाम को लेके, इतना बड़ा मत बनाओ, ठीक है। इसके आगे और भी एग्जाम्स आएंगे, आप फोकस अपना रखो, ठीक है, लेकिन डरो मत, ठीक है, मेरा ये कहना है। डरोगे तो डिस्ट्रैक्शन पे ध्यान जाएगा, वगैरह वगैरह होगी, ठीक है। पास आउट ईयर बताना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। हॉबी स्केचिंग हो, ठीक है, हाँ स्केचिंग बता सकते हो, ठीक है। एमई चालू हो तो बताना चाहिए, हाँ बता सकते हो। बट देखो यार, ये है ना कि अगर एमई तुमने सिर्फ और सिर्फ एडमिशन लेने के लिए किया है कि नहीं मेरे को एक बफर मिल गया और मैं साथ साथ में प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो थोड़ा सोच समझ के बताना, वरना पूछ लेंगे, ठीक है। कुकिंग इज अ हॉबी, देखो देखो यार, मेरा ये कहना है ना, हॉबी तो कपड़ा धोना भी हो सकता है, लेकिन उससे असिस्टेंट इंजीनियर की लाइफ को क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सोच के हॉबी बतानी है। अगर आप पोएट्री बताते हो तो बहुत फायदा है कि कभी किसी स्टेज पे गुजरात सरकार को रिप्रेजेंट कर सकते हो जाके। बहुत सारी ये जो पब्लिक सेक्टर बोर्ड्स होती है ना, इनकी भी एक कंपटीशन होती है। सिविल सेक्टर की जो आप लोग जिसमें जाओगे उसमें होता है बोर्ड, लिखना होगा, मैगजीन छपेगी, तो इसलिए वो सब बताना सही है। कुकिंग वगैरह में ठीक है, मतलब बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हो, बट ना बताओ तो अच्छा है। साइंस डॉक्यूमेंट्रीज हॉबीज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन साइंस डॉक्यूमेंट्री में तुम क्या कर रहे हो वो जरूर बताना, ठीक है ना। ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग बोल सकते हो, लेकिन ट्रैवलिंग के बाद क्या करते हो? ट्रैवलिंग के बाद कुछ कलेक्ट करते हो वहां की चीजें? ट्रैवलिंग में तुम एक, चलो तुमको मैं एग्जांपल बताता हूँ, चलो ये जयंती, तुम ट्रैवलिंग में काम करो, बोल दो मैं ट्रैवलिंग है, और ये बोल दो कि मैं हर जगह जा जाके पत्थर चुन के लाती हूँ, और मेरा जो सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल्स, मैं उसमें देखती हूँ कि उसका कौन सा टाइप का पत्थर है, ये कौन सा जीनेसिस है उसका, है ना, कौन से टाइप का है, ग्रेनाइट क्या होता है, ब्लैक ग्रेनाइट क्या होता है, तो एक अच्छा लगेगा सुनने में। सिर्फ घूम के आती हूँ उसमें बोलने का मतलब नहीं। अरे ठीक है, धीरे धीरे बोलो, हाँ ठीक है, बैडमिंटन खेलना बोल सकते हैं, ठीक है। हॉबी पे बहुत बात हो गई यार, है ना। अब मैं बोल लेता हूँ, ठीक है, एक मिनट। ओके, मैं हो गया। क्या है आपका क्वेश्चन यूसुफ, फिर से लिख दो एक बार। एलएनटी, अच्छा अब और कोई सवाल मत पूछना, इनको जवाब दे देने दो। एलएनटी छोड़ी थी 2 साल करके, तो उसको लीव करने का क्या रीजन बता सकते हैं? देखो पहले तो तुम वहां पे देखो, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। तुम वहां बताओ ही मत कि तुमने छोड़ी है, वो कहाँ पूछ रहा है। तुम ये कह दो ना सिर्फ कि मैंने एलएनटी में काम किया 2 साल, छोड़ा है या काम कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं पूछ रहा। अगर मान लो सेकंड क्वेश्चन आता है कि आर यू स्टिल वर्किंग देयर, तो बोल दो नो आई हैव लेफ्ट द जॉब। कब छोड़ा थोड़ी पूछेगा, ठीक है, तो एक ये जवाब होता है। दूसरा, अगर तुम्हें ये कह देना है कि तुमने छोड़ दिया है और तुम क्यों छोड़ा है, रीजन बताओ, तो रीजन यही है कि मुझे बेटर प्रोस्पेक्ट्स चाहिए थे लाइफ में, एलएनटी रिक्वायर्ड मी टू ट्रेवल अ लॉट, ठीक है, पैन इंडिया वो मुझे घुमा रहा था, बट मुझे एक स्टेबिलिटी चाहिए थी एंड आई वांटेड टू सर्व द पब्लिक, तो दैट्स व्हाई आई एम चूजिंग द गवर्नमेंट इंजीनियरिंग सर्विसेज, जीईएस। तो ये एक आंसर हो सकता है तुम्हारा। नहीं, फ्रेशर्स को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा नहीं, कोई इंप्रेशन खराब नहीं होगा, ये नौकरी फ्रेशर के लिए ही है। तुम इससे पहले नौकरी कर रहे हो, ये तुम्हारा गुड लक है। चलो ठीक है, अभी एक क्वेश्चन अच्छा आया है, मैं उसका जवाब देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में क्या एक्सक्लूड करना है और क्या इंक्लूड करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है एक लड़के ने। तो देखो इसमें क्या है ना, आपको हर वो चीज इंक्लूड करनी है जिसको आप एक्सप्लेन कर पाओ। ऐसा नहीं कोई जवाब दे देना है कि जैसे आपने जवाब दे दिया और आप उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे, कि फॉर एग्जाम्पल कि आपने उसे कह दिया कि आई हैव प्लेड बैडमिंटन, ठीक है, एट द नेशनल लेवल। तो ये आंसर में बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि हाँ कौन सा नेशनल था, ओपन था या ये था, कौन से एज ग्रुप में था। अगर झूठ बोला होगा ना तो पकड़े जाओगे, क्योंकि सबको पता है कि कौन कौन से एज ग्रुप्स में जाते हैं खेलने। तो फर्स्ट थिंग इज नेवर ब्लफ। सेकेंड थिंग,
अपना फ्यूचर प्लान नहीं बताना, ठीक है। अभी रुक जाओ यार, मेरे को जवाब देने दो। आपको अपना फ्यूचर प्लान नहीं बताना। अगर पूछता है कि वाई डोंट यू एम, ठीक है, तुम बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलते हो, तो तुमने नेशनल प्लेयर क्यों नहीं बन गए तुम? तो तुम्हें कहना है कि सर सिचुएशंस वर नॉट लाइक दैट, मुझे उतना सपोर्ट नहीं था, और दूसरा है कि मैं इसमें क्या बोलते हैं, मैं सर्विस में जाना चाहता था, और सर्विस के साथ साथ भी तो मैं इस हॉबी को जारी रख सकता हूँ। अगर मैं सर्विस करता भी हूँ तो भी तो मैं नेशनल खेल सकता हूँ बैडमिंटन, तो देर इज नो इशू। एंड टू सपोर्ट माई ड्रीम्स आई नीड सैलरी, एंड फॉर दैट सैलरी आई नीड टू डू द सर्विस। तो ये भी बोल सकते हो, इसमें कोई बुरा नहीं है, ठीक है। और क्या, और दूसरी चीजें हैं कि तुम्हें क्या नहीं बोलना है। जैसे तुम कोई चीज को अगर आगे लंबा ना खींच पाओ, जैसे मान लो कि तुमने प्रोजेक्ट का टॉपिक बोल दिया कि स्ट्रक्चरल डायनामिक्स, बोलने को तो बोल दिया तुमने, अब वो पूछने लगेगा उसमें डैम्पिंग क्या होता है, कैसे डैम्पिंग रोकते हो, ठीक है। हाँ, कैसे तुम वो करते हो, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाते हो, स्लेंडरनेस क्या होता है, चौड़ा बिल्डिंग बनाने का क्या फायदा है, ठीक है। तो वो सब नहीं पता हो तो मैं बताना। दूसरा क्वेश्चन अच्छा है, वाई बी सिलेक्टिव। देखो इसके दो दो तरह के आंसर्स होते हैं। एक तो ये है कि तुम उसके ऊपर छोड़ो पूरा, कि तुम ऐसा बोलो कि सर आई हैव ऑल द क्वालिटीज विच आर रिक्वायर्ड टू सर्व फॉर दिस डिपार्टमेंट इन इरिगेशन डिपार्टमेंट टू सर्व द पब्लिक, ठीक है। एंड आई सी नो रीजन बीइंग नॉट सेलेक्टेड इन द सर्विसेज, ठीक है। आई हैव ऑल द क्वालिटीज, लाइक आई पोजेस गुड वर्किंग स्किल्स, आई पोजेस ऑनेस्टी, ठीक है ना, आई पोजेस गुड टीम वर्क स्किल्स, ये बोल सकते हो। और एक दूसरा है कि अपने ऊपर ले आओ कि यस सर आई थिंक यू मस्ट सेलेक्ट मी बिकॉज आई हैव दीज स्किल्स, आई हैव डन दिस काइंड ऑफ वर्क इन द कॉलेज, ठीक है। मैंने कॉलेज में ये प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें बहुत डिफिकल्टीज आई थी। कोविड का बोल दो यार, सबसे अच्छा एग्जांपल, कि कोविड आया, पूरी दुनिया की लगी पड़ी थी, लेकिन फिर भी मैंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, मैंने अपने प्रोजेक्ट में ध्यान दिया, मैंने अपना प्रिपरेशन जारी रखा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। दो तरह का जवाब है, कि उन पेपर छोड़ना है और एक खुद से अपने आप को बेचना, ठीक है। तुम्हारी लाइफ एक्सप्लेन कर जो। अच्छा, मैं पूछ रहे हो या क्या कर रहे हो? हार्दिक क्या बोल रहा है? ये इंटरव्यू वाला पूछेगा या मैं बताऊं? अच्छा देखो, अपने मेरा रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, बिल्कुल बता सकते हैं यार, वेरी गुड, बिल्कुल बता सकते हैं। अच्छा आप बताओ, ठीक है, हार्दिक बताऊंगा बाद में। रिसर्च पेपर बिल्कुल बता सकते हो, ठीक है। आपको अपने सिटी का प्रिपेयर करना है, तो देखो यार, गुजरात तो क्राउन ज्वेल है, मतलब भारत के माथे का वो है, क्या बोलते हैं, क्राउन कहते हैं, है ना, मुकुट। तो इसमें बहुत सारी चीजें, वाई वुड नॉट सेलेक्ट यू, ये सब नहीं पूछते यार। ये टीसीएस विप्रो की नौकरी नहीं है, ये सब सवाल नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा दूसरा क्या है, अच्छा हॉबी नहीं हो तो मत बताओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिटी का बता रहा था, सुन लो पहले। सिटी का क्या है कि देखो, गुजरात में बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो पता होने चाहिए। जैसे मंडल बेचरा जी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, MBIC, डोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, ठीक है, DSIR कहते हैं। फिर तुम्हारा गिफ्ट सिटी में एक्सपेंशन है। फिर तुम्हारा मुंबई दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसमें कि पूरा डेवलप होगा, 30 किलोमीटर का एरिया, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, ठीक है। तुम्हारे कितने नेशनल हाईवे एक्सपेंड हो रहे हैं, ठीक है। फिर तुम्हें है ना मॉडल्स बताने हैं, PPP मॉडल सबने सुना होगा, एक नया आया है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, उसके हिसाब से रोड्स बन रहे हैं, तो उसमें तुमको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तुमको अपने जगह के बारे में पता रखना है। अगर तुम मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे तुम डांग से हो, एक छोटा सा जगह है बड़ौदा के पास, हाँ तुम डांग से हो, तो डांग के बारे में तुम क्या जानते हो, तुम्हें बताना है कि नहीं, वहाँ पे जो आदिवासी समाज है वो बहुत प्रिजर्व करके रखा है नेचर को, है ना, वहाँ पे डिफोरेस्टेशन नहीं होता, तो नेचर को हेल्प मिलती है, ठीक है ना, ये सारी चीजें बता सकते हो। फिर पहाड़ वगैरह के बारे में जान लो, गुजरात में कौन कौन से पहाड़ हैं, कहाँ पे कितनी बारिश होती है जान लो, कौन कौन से डैम्स हैं जान लो, है ना, सरदार सरोवर का जो डैम है उसकी हाइट कितनी है, उसका जो सर्च गेट है वो कितने लेवल पे खुलता है, ठीक है ना। फिर कौन कौन से पंप्स लगे हुए हैं, कितने पंप्स लगे हुए हैं, ये सब हो सकता है। हाँ, रिवर रिवर वगैरह पे भी आ सकता है, मतलब वो सिर्फ इसीलिए पूछेंगे कि उनको कोई सवाल नहीं मिल रहा है, या तो फिर तुमने कोई क्लू दे दिया, फॉर एग्जाम्पल कि तुमने इरिगेशन इंजीनियरिंग किया है, पढ़ा है अच्छे से, और तुम कुछ कैनाल पे बात कर रहे हो, तो पूछ सकते हैं सरदार सरोवर का बताओ, है ना, सौनी योजना बताओ, सौनी योजना क्या है ना। फिर तुमको ये पूछ सकते हैं कि जो वो कल्सर तुम्हारा जो डैम है वो 1975 से बन रहा है, अब तक बना नहीं, क्या क्या रीजन है उसका, है ना, डिटेल फिजिबिलिटी रिपोर्ट अभी किस स्टेज पे है उसकी, तो ये सब कह सकते हो, ठीक है ना। मतलब तुम्हें गुजरात के बारे में तो कम से कम पता होना ही चाहिए, इंडिया का सुपरस्टार है गुजरात, तो तुम्हें तो पता होना ही चाहिए गुजरात के बारे में। फिर पोर्ट्स वगैरह के बारे में देख लेना, है ना।
जो तुम्हारा कल्प सर, तुम लोग जो डिपार्टमेंट में जा रहे हो, कल्प सर नाम है ना उसका, कोई एक लड़का जवाब दे दो। कल्प सर है ना, कल्प सर इसी में आता है ना। हाँ, तो इसमें देखो कल्पसर डैम के बारे में पता कर लो। कल्पसर डैम में जो एक पार्ट है ना भाटबूट डैम, वो भरूच में बनना शुरू हो गया है। ठीक है, दहेज दहेज के पास बनना शुरू हो गया है। तो भाटबूट डैम का क्या स्कोप है ना। कल्पसर डैम क्यों बना रहे हैं, तो कई लोगों को पता, पूछो तो पता ही नहीं है कल्पसर डैम क्यों बना रहे हैं। ठीक है ना। क्या होता है ना कि कोई चीज पढ़ो तो पर्पस के लिए पढ़ो, क्यों का सवाल होना चाहिए। ठीक है ना, क्यों बना रहे हैं, डिसैलिनेशन के लिए बना रहे हैं, वेरी गुड, है ना। ऐसे पता होना चाहिए कि नर्मदा का जो एस्चुअरी है, जहाँ पे कि किसान बहुत अच्छी खेती करते हैं, वहां पे सॉल्ट मिक्स हो रहा है। और सॉल्ट मिक्स होने से क्या होता है, आप क्रॉप नहीं उगा सकते, है ना। आपका एनपीके का वैल्यू जो होता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटैश, वो कम हो जाता है। इसके लिए पानी को रोकने के लिए, जो नर्मदा का और बाकी 3 नदियों का पानी बह जाता है जाके, वो बहे ना, उसको प्रिजर्व करें। ऊपर से हाईवे बनाए, इनलैंड नेविगेशन हो, है ना। घूमने जैसा क्या है तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में, पूछेंगे तो हाँ ठीक है, पूछ सकते हैं। मतलब देखो यार, पूछने को तो कुछ भी पूछ सकते हैं, बट ये सारे सवाल का जवाब नहीं दोगे तो भी चलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। फिर ओके, और क्या सवाल थे, और एक दो सवाल है तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, इस पोस्चर का पूछ रहे हैं, ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ। देखो पोस्चर क्या है ना, कि मैं तुम्हें मेरा एग्जांपल बताता हूँ कि जब मैं एचपीसीएल का इंटरव्यू देने गया था, तो ऐसे ही मैं सुबह उठ के अपनी गाड़ी ड्राइव करके गया था। हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इंटरव्यू था, क्योंकि कोविड का सेकंड वेव चल रहा था उस वक्त। ठीक है, आ ही रहा था सेकंड वेव। तो क्या हुआ था कि ऐसे ही पहुंच गए थे, ठीक है, उतना कुछ वो नहीं था कि हाँ चलो क्रैक ही करना है, क्योंकि बहुत सारा क्रैक कर लिया था, जाने का मन नहीं था। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मेरे लाइफ का जो है ना पर्पस नौकरी नहीं है, पहली चीज। इसीलिए आप लोग देखोगे कि मैंने इतने सारे इंटरव्यू देने के बाद कहीं ज्वाइन करता हूँ, कहीं नहीं करता हूँ। अजीब सा थोड़ा रिएक्शन होता है मेरा। तो मेरा पर्पस जो है वो दूसरा है, तो मैं उसके लिए काम करता हूँ। तो मैं पहुंच गया इंटरव्यू में, ठीक है। अब इंटरव्यू में ना, मैं अंदर इंटरव्यू था तो बाहर लोग बैठे थे, बहुत सब एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमारा जो रिक्रूटमेंट हुआ है वो एक्सपीरियंस बेसिस पे हुआ है। 3 साल मिनिमम था, और मैक्सिमम का तो कोई लिमिट नहीं होता है। ठीक है, और 28 ईयर्स का लिमिट था। तो क्या होता है कि क्या था कि मैं अंदर गया तो अंदर से हंसने की आवाज आ रही थी, मैं हंस रहा था। ठीक है, हंसता था, ऐसे करता था, रियली सर ऐसे बोलता था, ये बोलता था। तो बाहर आया तो वो लोग ने बोला, यार तेरे को जानते थे क्या अंदर, मतलब जो पैनल में बैठे थे। तो मैंने, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं जानते थे, कैसे जानेंगे। नहीं, ऐसा तेरा रिएक्शन था जैसे उन्हें लग रहा हो कि तुझे जानते हो। तो क्या है ना, इंटरव्यू में कभी भी ऐसे जाओगे ना कि नहीं, एकदम फटी पड़ी है, एकदम डरे हुए हैं, ठीक है, एकदम ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं कि नहीं ये नौकरी दे दो, मेरे घर में दाल नहीं है, चार चप्पा पानी नहीं है। तो ऐसा बिहेव करोगे तो क्या होता है ना, पहले ही डाउन हो जाता है लेवल। आपको एकदम कॉन्फिडेंस से बैठना है, बैक स्ट्रेट रखना है, टेबल हाथ पे नहीं रखना, इशारा नहीं करना कभी किसी के ऊपर। ठीक है, कभी क्या होता है ना कई बार कि हम इस आदमी से, ये मेरे लेफ्ट में बैठा बंदा, मैं इसको बोलता हूँ अच्छा, जैसे ये सर ने सवाल किया, ऐसे उंगली नहीं दिखाना कभी किसी को। हमेशा अपना हाथ जो है ऐसे रखो अपने पास, ठीक है, या तो अपने थाइस के ऊपर रख सकते हो अपना हाथ। ठीक है, स्ट्रेट बैठो, स्माइल दो, ऑलवेज स्माइल। मुझसे पूछा था ब्रिज के बारे में, ठीक है, मैंने ब्रिज कभी नहीं बनाया इन लास्ट 6 इयर्स। डैम और ब्रिज छोड़ के मैंने सब बनाया है। ठीक है, तो ये दोनों चीज मैंने नहीं बनाई। मुझे ब्रिज के बारे में पूछा उसने, तो मैं नहीं बोल पाया। ठीक है, मैं बोला कि नहीं, ब्रिज आई हैव नॉट वर्कड। तो बोला, यू 6 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव ना। सर आई हैव नॉट वर्कड, आई हैव नॉट मेड अ ब्रिज। एल्स एवरीथिंग यू हैव मेड। मतलब यस सर, आई मेड एवरीथिंग, आई हैव डन पाइलिंग, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दैट, आई हैव डन डिस्टिलेशन कॉलम, ठीक है ना, आई हैव डन अंडरग्राउंड कैवर्न्स, ठीक है, आई हैव डन एवरीथिंग। लेकिन आई हैव नॉट कंस्ट्रक्टेड ब्रिज टिल नाउ। तो उन्होंने बताया कि ब्रिज अगर नहीं बनाया तो क्या उसके बारे में पता नहीं होगा। तो मैं बोला, पता होगा सर, लेकिन 5 इयर्स एक्सपीरियंस और अवे फ्रॉम द बुक फ्रॉम सम टाइम, आई हैव नॉट सीन इट। तो बोला ओके, लेकिन ब्रिज इंजीनियरिंग तो सब्जेक्ट में था। बोला यस सर, आई लेफ्ट दैट सब्जेक्ट। तो हंसने लगे, बोला ओके ओके ओके, ऐसा। इस पूरे जवाब में मेरा कभी भी ऐसे जो है ना, मुंह ऐसे नहीं था। हमेशा हंसते रहो। अगर कोई जवाब नहीं आता, नो सर आई डोंट नो अबाउट इट, और आई डोंट रिमेम्बर इट एट दिस टाइम। ठीक है, और आफ्टर दिस इंटरव्यू आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू इट। ये जवाब भी बहुत अच्छा है। ठीक है, और क्या सवाल पूछा है किसी ने। टी कॉफी ऑफर करे तो क्या कहना है। अरे नहीं ऑफर करेंगे यार। दिनेश दासा साहब बैठे हैं तुम्हारे सामने, नहीं ऑफर करेंगे, अगर वो बैठते हैं तो। ठीक है, दिनेश दासा सर की एक चीज मैं बता दूं, अगर कोई आगे जाके किसी पैनल में बैठता है, दिनेश दासा सर की नहीं, और भी बहुत सारे लोगों की जो कि इंटरव्यू एक्सपर्ट्स होते हैं, वो ना बहुत नॉन चैलेंट होते हैं। अगर ये वर्ड किसी ने इंग्लिश में सुना हो, नॉन चैलेंट मतलब होता है कि मैं ऐसे बैठा हूं, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि मैं खुश हूं, दुखी हूं, तुम्हारे जवाब से इंप्रेस हुआ, या तुम्हारे जवाब से मेरे को ऐसा लगा कि साला किसको बिला लिया है।
वो बिल्कुल ही नॉन चैलेंट होंगे, ऐसे बैठे रहेंगे पूरे टाइम, तुम्हारे मुंह की तरफ देखते रहेंगे। या कोई दूसरा भी इंटरव्यूअर जो कि एक्सपीरियंस होता है, वो हमेशा तुम्हारे मुंह की तरफ ऐसा देखता रहेगा, क्योंकि वो कभी भी ऐसा नहीं चाहते कि तुम्हारे जवाब में वाह वाह वाह, मतलब शायद मुशायरा थोड़ी चल रहा है कि चलो वाह 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 क्या जवाब दे दिया तुमने। तो ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब कोई फालतू इंटरव्यू है, जीपीएससी का इंटरव्यू नहीं है। तो जीपीएससी के इंटरव्यू में, और दूसरा कि असिस्टेंट इंजीनियर में शायद 50% वेटेज होता होगा मेरे ख्याल से इंटरव्यू का, तो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, और क्या सवाल पूछा है किसी ने? हाँ, टिप्स, मेंस के बारे में टिप्स हाँ दे देता हूँ यार, मेंस के बारे में भी टिप्स दे देता हूँ। अच्छा, एक लड़के का, रुक जाओ यार, 2-3 बार मैसेज आया है। सर मेरे फादर के पास एज अ एई नर्मदा 38 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मैं भी उनके 4 साल से एक्सपीरियंस लेने जा रहा हूँ, तो कैसे बता सकता हूँ? नहीं यार, ऐसे मत बताओ, क्योंकि ये गलत इफेक्ट तुम्हारे फादर पे डाल सकता है कि आप ऑफिस में अपने लड़के को लेके क्यों जा रहे हैं। क्योंकि ये जो जॉब है हमारी, ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल वाली होती है, तो उसमें अगर आपके फादर इच्छावश आपको सिखा रहे हैं तो ये आप बताना नहीं कभी भी, वरना बहुत खतरनाक क्वेश्चन आ जाएगा सामने से। ठीक है। अ, दिनेश डासा सर आए तो नॉन टेक क्वेश्चन आ सकते हैं? हाँ, बहुत आ सकते हैं। वो तो सिर्फ नॉन टेक ही पूछते हैं। जैसे मैंने उनको मेरी पोइट्री बुक का बताया था, तो उन्होंने वही से पूछा, अभी क्यों लिखा, पहले क्यों नहीं लिखा, या आगे क्या प्लान है तुम्हारा, वगैरह वगैरह। और उसके बाद ये भी पूछा कि जब ये सब करना है तो गवर्नमेंट में क्यों आ रहे हो। ठीक है, तो वो सवाल तो आ ही सकते हैं। आपको एक्सपेक्ट करना है, क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकते हैं। इंटरव्यू में बियर्ड रख सकते हैं, अरे बिल्कुल रखो यार, इस उम्र में बियर्ड आ रही है तो बिल्कुल रखो, क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी बड़ी दाढ़ी रख के ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना, फिजिकल अपीयरेंस पे जो लोग जज करते हैं वो टीसीएस विप्रो टाइप का कंपनी होता है, जिसमें कि वो 28-29 साल के लड़के बैठे होते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, तो वो तो तुमको, तुम्हारे गर्दन ऐसे झुकी क्यों है, वैसे क्यों, उस पर भी जज कर सकते हैं। तो वो तो छोड़ो, जीपीएससी के लिए तो तुम ये सब चीजें पे कॉन्सेंट्रेट मत करो। तुम टाई मत पहनो, तुम कोई भी शर्ट पहन के चले जाओ, कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम चले जाओ ना, जैसे मैं फॉर एग्जांपल सचिवालय जाता हूँ कई बार, मेरी कंपनी के काम से मैं कई बार सचिवालय जाता हूँ, मैं चीफ इंजीनियर, सचिव, सबसे मिलता हूँ। तो कोई कोई भी आदमी ऐसे टिप टॉप होकर नहीं बैठता जैसा कि तुम लोग इंटरव्यू तैयार होकर जाते हो। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ठीक है। और क्या है, और क्या सवाल, बोलो, और कुछ सवाल है तो फिर आगे बढ़ूं। किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं अगर हॉबी स्केचिंग हो तो? अरे कुछ भी आ सकते हैं यार इसमें, तो तुम, मतलब मैं तुमको वही बोल रहा हूँ ना, अगर स्केचिंग तुम्हारी खुद की हॉबी है तो तुम खुद के जवाब दे पाओगे ना यार। तुम ऐसे, तुम कुछ भी हॉबी बोलोगे अगर, तो तुम उसके जवाब दे पाओगे बस। सवाल तो कुछ भी हो सकता है, अगर उसमें से कोई आदमी कभी स्केचिंग किया हो तो तुमको ये भी पूछ सकता है कि कौन से पेंसिल से करते हो। अब तुमको पता है, तुम बोल रहे हो 2 रुपए के नटराज से करता हूँ, समझ जाएगा कि झूठ बोल रहा है, क्योंकि पेंसिल बहुत सारे आते हैं, जैसे मैं खुद स्केच करता हूँ। ठीक है, अभी मेरे पास कोई है नहीं स्केच आसपास में, वरना मैं दिखाता, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो देखो, मैं ये मेरा स्केच है, ये अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो तो। ठीक है, तो मैं खुद स्केच करता हूँ, पेंटिंग करता हूँ। तो अगर अगर मैं खुद स्केच और पेंटिंग कर रहा हूँ, तो वो क्या सवाल पूछेंगे मुझे पता ही होगा ना। ठीक है, मैं तो बहुत कुछ कर लेता हूँ यार, लेफ्ट हैंड से भी लिखता हूँ मैं, राइट हैंड से भी, वो सहस्त्र बुद्धि जैसे। तो वो सब चीजें क्या है, वो सब मत बताना वहां पे। तो मेंटली खुद को प्रिपेयर कैसे करें इंटरव्यू के लिए डेली बेसिस पे? या डेली बेसिस पे क्या है, आईने के सामने खड़े हो जाओ। ठीक है, आईने के सामने खड़े हो, वहां पे बोलो। ठीक है, जैसे अगर अगर तुम किसी चीज में लैग कर रहे हो, जैसे तुम सोच रहे हो कि नहीं मैं इस में फंस रहा हूँ, देखो पहली चीज तो क्या है ना, लैंग्वेज को बैरियर मत बनाना। पहली चीज कि अगर तुम गुजराती हो तो गुजराती में बोलो ना यार, तुम्हें अच्छी आती है तुम बोलो गुजराती में। अगर तुम्हें हिंदी अच्छी आती है तुम हिंदी में बोलो पूरा इंटरव्यू। अगर तुम्हें इंग्लिश आती है तुम इंग्लिश में बोलो। जब मैं दासा साहब के बोर्ड में गया था, और जब मैंने इंट्रोड्यूस योर सेल्फ का आंसर हिंदी में दिया था, तब पहला क्वेश्चन मुझे आया था कि डू यू वांट दिस इंटरव्यू टू कंटिन्यू इन हिंदी और यू वांट टू स्विच द लैंग्वेज। ठीक है, तो आई सेड कि सर एनी लैंग्वेज इज प्रिफरेबल टू मी, ठीक है, आई एम ओके विथ ऑल। बस उसके बाद आगे चला, उसकी जिसकी मर्जी हो, जिस लैंग्वेज में सवाल पूछे, मैं उस लैंग्वेज में जवाब दूंगा। ठीक है ना, और अगर मान लो कि तुम गुजराती नहीं हो और तुम्हें गुजराती नहीं आती, तो हिंदी में जवाब दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेंटली प्रिपेयर करने के लिए यार यही है कि दोस्तों के साथ बात करो, है ना, आईने के सामने प्रिपरेशन करो, है ना।
आप स्ट्रेंथ और वीकनेस के क्वेश्चंस प्रिपेयर नहीं करने हैं वंश, प्रिपेयर नहीं करने हैं। आपका खुद खुद का स्ट्रेंथ और वीकनेस कुछ तो देखो यार। मैं इस सेशन से ये तो समझता हूँ कि कम से कम कितने लोग हैं, ये 200-250 लोग जब बाहर जाएंगे ना तो वो दूसरे इंटरव्यूज भी क्रैक कर पाए। जीपीएससी के इंटरव्यू में अलग स्ट्रेंथ वीकनेस बोल रहे हो, कल जाके एलएनटी में इंटरव्यू दोगे अलग बोलोगे, एचपीसीएल में अलग बोलोगे, ऐसा नहीं होता। आपका जो स्ट्रेंथ वीकनेस है वो बताओ ना, क्या है आपका स्ट्रेंथ वीकनेस, वो बता दो। 90% क्वेश्चन नहीं आते तो 90% क्वेश्चन कैसे नहीं आएंगे यार? तुमने अगर 4 साल इंजीनियरिंग तुम्हारे पेपर खुद लिखे हैं, बिहार से तो डिग्री खरीद के नहीं लाए हो ना। तो ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तुम जवाब दे पाओगे। ठीक है, 2017 से 2021 का गैप कैसे जस्टिफाई करना है, मैं पहले बता चुका हूँ यार, रिपीट मत करो प्लीज। आगे बहुत कुछ डिस्कस करना है, 5 बज गए। रिग्रेट्स इन लाइफ पूछे नहीं पूछेंगे, नहीं पूछेंगे। ये वो स्टार प्लस का इंटरव्यू नहीं है, नहीं पूछेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उस तरह के जो क्वेश्चंस है ना वो तैयार करके मत चले जाओ जो कि तुम लोग गूगल में पढ़ते हो। इरिगेशन डिपार्टमेंट है, गुजरात गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, ये सब सवाल नहीं करेगा वो। करप्शन कराओ करोगे डिपार्टमेंट में, ये कोई नहीं पूछता, जिसको करना है वो करेगा, तुम मना कर दोगे तो भी करेगा। तो वो ये सब क्वेश्चन का जवाब कुछ नहीं होता है, वो कभी पूछेंगे भी नहीं। हर इंटरव्यू रिकॉर्ड होता है, कोई भी सवाल वो ऐसा नहीं पूछेंगे जो कि डिस्प्यूटेड हो, ये याद रखना। ठीक है, वो लोग क्या डिमांड करते हैं इंटरव्यू में? इंटरव्यू में डिमांड यही करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, आप जो है एज अ पर्सन अच्छे हो। पर्सनैलिटी मीन्स आपका पर्सनैलिटी अच्छा हो, दिखने में नहीं, आपके अंदर की पर्सनैलिटी अच्छी हो, आप झूठ नहीं बोलते हैं, आप अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहते हैं, ठीक है ना? तो ये आपकी पर्सनैलिटी हो गई, है ना? आप इंटरव्यूज में फेल हुए हो पहले, ठीक है, आपको अभी डर लग रहा है, तो देखो लाइन से 4-5 क्वेश्चन नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, आई डोंट नो आई डोंट नो आई डोंट नो, कुछ नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं है, चिंता मत करो, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना यार? देखो चलो लास्ट, ठीक है, बहुत क्वेश्चंस हो गए, यस यस बहुत क्वेश्चंस हो गए। देखो ऐसे तो, देखो ठीक है, एक लास्ट इसका दे देता हूँ मैं, इसी का क्वेश्चन पढ़ रहा था कि आई बीइंग अ टॉपर फेल्ड इन द लास्ट इंटरव्यू, दे आस्क व्हाई कुड नॉट यू क्लियर इट, देन व्हाट टू आंसर। टॉपर कहाँ थे तुम, कॉलेज में, स्कूल में, कहाँ, या रिटेन में, कहाँ थे? जवाब दो यार अनिल पटेल। यूनिवर्सिटी में, हाँ तो कोई कोई दिक्कत नहीं यार। बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी जगह टॉप करके लास्ट में वो होते हैं और बाद में बड़ी बड़ी जगह फेल किए हुए लोग ऊपर चले जाते हैं, इसका कोई और नुकसान नहीं है, ठीक है ना? चलो अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ओके, इंटरव्यू पैनल में एक नेगेटिव साइड ले जाता है तो क्या करें? उसको बिठाया है, उसके लिए है। जो आदमी तुमको बजा रहा है ना इंटरव्यू में, उसको बिठाया है उसी के लिए है, तुमको पूरा खोलने के लिए, कुछ नहीं कर सकते, उसको खोलने दो। अगर सारे तुमको प्यार में बात करने लगेंगे तो तुम मामा चाचा के घर थोड़ी आए हो, इंटरव्यू देने आए हो। तो एक आदमी सहलाएगा और एक आदमी बजाएगा, ऐसा है, ठीक है? चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो कि है मेरा ये, हंसी आ गई किसी क्वेश्चन में तो कोई बात नहीं, हंस देना, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरव्यू हमेशा ऐसे ही होना चाहिए, हंसी मजाक चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि फुहड़ नहीं होनी चाहिए तुम्हारी हंसी, तुमको एक अपना डेकोरम मेंटेन करना है जहाँ तुम बैठे, ठीक है? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। देखो अभी अभी मैं रेज्यूमे मेकिंग पे आता हूँ, ठीक है? देखो रेज्यूमे मेकिंग में क्या है ना, हमेशा आपके पास 2 रेज्यूमे होने चाहिए, ठीक है? एक रेज्यूमे होना चाहिए, मान लो कि आपका एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो एट मोस्ट 2 पेज का होना चाहिए वो, ठीक है? अगर आपका एक्सपीरियंस है तो 3 पेज तक जा सकता है, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो 2 पेज पे खत्म करो, एक्सपीरियंस है तो 3 पेज तक ले जाओ। और हमेशा दो दो रेज्यूमे होना चाहिए। कई बार क्या होता है ना, आपको रेज्यूमे मेल पे मांगा जाएगा, गुजरात सरकार को छोड़ दो, अरे जीपीएससी इंटरव्यू ठीक है यार, जिंदगी में बहुत एग्जाम देना है, जीपीएससी में नहीं हुआ तो क्या करोगे, ठीक है? तो इसके लिए हमेशा आपको 2 रेज्यूमे बनाने हैं। एक आपको बनाना है जो कि डिटेल्ड हो आपका, जो कि आपको मेल पे देना हो, जैसे एचपीसीएल ओएनजीसी कभी अपीयर करते हो तो मेल पे मंगवाते हैं डिटेल एप्लीकेशन करके, तो उसमें आपको वो भेजना है। और जब आप कैरी कैरी करके ले जाओगे तो ये लेके जाना है, हमेशा 2 रेज्यूमे रखना है। और हमेशा अपडेटेड रखना है रेज्यूमे को। रेज्यूमे में क्या क्या नहीं रखना, पहली चीज, अपना नाम बहुत बड़े बोल्ड कैपिटल में मत लिखो कि ऐसे किसी कंपनी का नाम हो, छोटा सा कॉर्नर में लेफ्ट में लिखो। ईमेल आईडी में
एंजल और रॉक स्टार ये सब नहीं होना चाहिए। आपका ईमेल आईडी शुड साउंड जो कि आपका प्रोफेशनल हो, ठीक है। जैसे मैं ऑथर हूं तो मैं मेरे में ऑथर रखता हूँ, ठीक है। अगर आप नहीं हो या अगर आप कुछ हो, अगर आप सिर्फ एक इंसान हो तो आप अपना नाम रखो, अपने कॉलेज का नाम ऐड मत करो, क्योंकि उसमें रिज्यूमे में क्या होगा कि वो कॉलेज का नाम रिवील हो जाता है, ठीक है। सिंपल सा रख सकते हो 1 2 3 ऐसा करके, ठीक है। दूसरा चीज, अपना मोबाइल नंबर जो है वहां डालो जहां पे कि कांटेक्ट करवाना है। जहां पे कि आपको पता है कि ईमेल से कम्युनिकेशन हो रहा है वहां मोबाइल नंबर मत डालो। अपने घर का पूरा एड्रेस नहीं डालना है, ठीक है। आपको अगर अपने घर का पूरा एड्रेस डालना है तो फिर आप अलग से कोई ईमेल करते हो तो उसमें डालना है। आपको इसमें सिर्फ लिखना है वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, ठीक है। कोई भी जो तुम्हारा ये होता है, एक मिनट, हाँ, कोई भी चीज को तुम्हें पूरा उसमें ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है। जैसे कुछ चीजें तुम्हें छोड़नी है खुद के लिए। इंटरव्यू पैनल जो है तुम्हारा वो भी तो कुछ सवाल करेगा ना तुमसे, तो तुम्हें कोई भी चीज ओवर एक्सप्लेन नहीं करनी है। अगर जैसे मान लो कि तुम किसी चीज में पार्टिसिपेट कर चुके हो, नेशनल में जा चुके हो या कहीं जा चुके हो, तो तुम्हें सिर्फ वो मेंशन कर देना वहां पे एंड लेट देम आस्क, ठीक है। सेकंड ये है कि उसमें भी आपको ब्लफ नहीं करना, आपको उसमें फोटोग्राफ्स अटैच नहीं करने, ठीक है। आपको जो लिंक्डइन का आपका आईडी है वो हमेशा रखना है। और लिंक्डइन का अकाउंट है सबके पास? सबके पास क्या लिंक्डइन का अकाउंट है? हाँ, तो लिंक्डइन का अकाउंट जरूर रखो, ठीक है। वो दिन दूर नहीं है जब हर एप्लीकेशन फॉर्म में लिंक्डइन का अकाउंट मांगेंगे, ठीक है। चालू हो गया है गेट के थ्रू, जितने भी कंपनीज रिक्रूट करते हैं वो सब मांगते हैं। रातों रात बनाओगे तो डेवलप नहीं होगा अकाउंट, तो थोड़ा डेवलप करके रखना उसको, ठीक है ना, कम से कम ऐसा लगे कि हाँ प्रोफेशनल है, ठीक है। तो चलो ये मेरा पार्ट पूरा हो गया। अब नाउ आई एम ओपन फॉर द क्वेश्चंस। जिसको जिसको क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन पर करो और इंटरव्यू का गाइडेंस ले जाओ। एग्रीकल्चर फार्मिंग हॉबी है, बता सकते हैं। पॉलिटेक्निक में टीचिंग एक्सपीरियंस है, बता सकते हैं। किस तरह के बच्चों को पढ़ाया, क्या सब्जेक्ट पढ़ाया, और उस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। मेंस की स्ट्रेटजी लास्ट में दे देता हूँ। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन के बारे में, अगर तुम्हें सिचुएशन के बारे में नहीं पता, तुमने उसका न्यूज नहीं पढ़ा है, तो क्लियर कट बोल दो कि आई डोंट नो अबाउट इट एंड आफ्टर दिस इंटरव्यू आई विल गेट बैक टू इट, ठीक है। देखो, सेलेक्टेड कैंडिडेट में सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो कि ब्लफ नहीं करता, जो कि झूठ नहीं बोलता। और झूठ बोलने वाला आदमी तुरंत फंस जाता है। एक सवाल में तुम उसको ट्रैप कर सकते हो, एक ही सवाल। इंटरव्यू में कॉलेज का नाम नहीं बताना होता है, बता सकते हो, मैंने तो बता दिया था यार। फ्यूचर प्लान्स पूछे एज असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है। यू वांट टू सर्व योर स्टेट, है ना। तुम तुम्हारा नॉलेज को इरिगेशन डिपार्टमेंट में लगा सकते हो, तुम किसानों की हेल्प कर सकते हो, तुम पुरानी नदियों को रिवाइव कर सकते हो, है ना। एक ये भी पॉइंट अच्छा है कि कुछ पुरानी नदियां हैं जो सूखी हुई हैं, पुराने कैनाल हैं, तुम अपना नॉलेज को उसमें लगा सकते हो, ड्रेनेज को बढ़ा सकते हो, गाँव को हरियाली ला सकते हो, बहुत कुछ कह सकते हो। ठीक है। पीएसयू में पूछे कि सैलरी कितनी एक्सपेक्ट करे, तो नहीं नहीं यार, पीएसयू में कैसे पूछेगा, इसका मतलब तुम्हें पता नहीं पीएसयू के बारे में। पीएसयू में सैलरी इंटरव्यू देने से पहले लिखी होती है, हर चीज लिखा होता है। तुम्हारा पैकेज, तुम्हारा पूरा ब्रेकअप उसमें दिया रहता है रिक्रूटमेंट फॉर्म में, जब तुम्हारा जो एप्लीकेशन फॉर्म आता है। जियो पॉलिटिक्स बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा उन्हें, ठीक है। दीप पटेल, ठीक है, मैं बताता हूँ खुद के बारे में, पहले ये खत्म हो जाए। सिलेक्शन रिगार्डिंग थॉट्स बहुत आते हैं, उसे कैसे ओवरकम करें। यार देखो, ओवरकम करने के लिए पहली चीज यही है कि ये लास्ट एग्जाम नहीं है, ये लास्ट इंटरव्यू नहीं है, इसके बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। मुझे मैं पहले यूपीएससी को टारगेट करता था, ठीक है। फिर मुझे पता चला कि नहीं, उससे मेरा एम जो है पूरा होने में मुझे डिफिकल्टी है, मैंने उसको अभी छोड़ रखा है। मैं जीपीएससी को टारगेट किया, मैं उसे ज्वाइन नहीं किया। तो क्या होता है ना, हर आदमी का लाइफ में टारगेट अलग होता है। और जब तुम स्टार्ट करते हो, कोई भी चीज स्टार्ट करने वाले होते हो, तो सबसे ज्यादा डर लगता है कि ये नौकरी नहीं मिली तो क्या करूंगा। तो देखो यार, नौकरी बहुत आने वाली है, गुजरात सरकार में बहुत वैकेंसी है, ठीक है। इवन स्टेट गवर्नमेंट्स जो है दूसरे, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, है ना, तो उसमें तुम वो कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। सिर्फ गुजरात ही क्यों, तुम हर जगह अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, तो डरना नहीं है, ठीक है। नहीं, लुक्स एंड पर्सनैलिटी डज नॉट मैटर, बिल्कुल मैटर नहीं करती यार, ये फैशन वाला शो थोड़ी है, ठीक है। और सिविल वाले हैं, नॉन टेक के क्वेश्चन नहीं आते डेसा सर के सामने, तो क्या करें। कोई दिक्कत नहीं, अरे सिविल वाले, किसने बोला तुमको कि तुम सिविल वाले हो, पहले ये बताओ, तुम्हें पूरी सिविल इंजीनियरिंग आती है?
किसने बोल दिया? इसीलिए तो इंजीनियर को ईआर लगाना अलाउड नहीं है और डॉक्टर को डीआर लगाना अलाउड है, क्योंकि तुम्हें सिविल इंजीनियरिंग नहीं आती है पूरी। हम सिर्फ इस डिसिप्लिन को पढ़ने वाले लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि तुम सिविल इंजीनियरिंग कर लिए तो तुमको पूरी दुनिया के बारे में कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है, मैं तो बस खड्डा खोद दूंगा, आरसीसी भर दूंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जो हमारा ये प्रोफेशन है, ये प्रोफेशन हमसे बहुत कुछ डिमांड करता है। आज अगर मैं एचपीसीएल में हूँ तो मैं सिविल इंजीनियरिंग का समझो 2% भी काम नहीं कर रहा हूँ। बाकी सब मैनेजरियल और पब्लिक स्किल्स है, जिससे लोगों से डील करना है, कैसे केस से बचना है, कैसे लिटिगेशन से बचना है। ठीक है, तो वो चीज है। जब तुम उसमें आओगे ना इरिगेशन में, तब तुमसे पंप वगैरह का इंस्पेक्शन भी करवाएंगे, तुम्हें पता है। जब तुम कुछ पूछो किसी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, वो पंप का इंस्पेक्शन करने के लिए जाते हैं जहाँ पे पंप बनता है। अब तुम बोलोगे पंप तो मैकेनिकल का है, फिर बताओ क्या करोगे? तुम क्या बोल दोगे तुम्हारे चीफ इंजीनियर को कि साहब मैं तो सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा हूँ? ऐसा नहीं होता, सब कुछ आना चाहिए। अरे पार्थ काछड़िया, यू आर ग्रेट। अरे कोई ग्रेट नहीं है यार, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ बस। ठीक है, और क्या सवाल पूछा किसी ने? प्राइवेट कंपनी में गया था 2017 से 21 तक, क्या किया जीपीएससी में, वेस्ट तो कैसे हैंडल करें? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखो, तुम्हें कोई अभी जॉब नहीं दे रहा है, क्योंकि इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है फिलहाल। ठीक है, तुमने जो 2-3 साल जो नौकरी की और तुमने जो 4 साल का गैप दे दिया, तो प्राइवेट इंडस्ट्री तुम्हें शायद नौकरी ना दे, अगर तुम बीच में कुछ ना पकड़ते हो तो तुम कुछ फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर लो। अगर तुम्हें ये एग्जाम में नहीं होता है तो तुम किसी कंपनी का क्यूए क्यूसी लैब ज्वाइन कर लो। ठीक है, तुम टीचिंग ज्वाइन कर लो, तुम कोई स्कूल क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? तुम कुछ भी कर सकते हो ना। अगर तुम्हें तुम्हारा जो प्रिपरेशन है उसके एक्सपेंस को निकालना है, पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं होना, तो फिर तुम कुछ भी पार्ट टाइम जॉब कैसे करें, बहुत ऑप्शन है यार। किसी भी स्कूल में जाके पढ़ा सकते हो, ट्यूशन पढ़ा सकते हो, है ना। जो तुम्हें चीज अच्छे से आती है, तुम 5th 6th क्लास को भी पढ़ाओगे तो भी 25-30 हजार रुपये महीने निकल जाएंगे। तो वो तो तुम कर सकते हो ना। तो किसी भी एग्जाम के लिए पूरी लाइफ बैठना नहीं यार, ये तो मेरा सबको गाइडेंस है कि किसी भी एग्जाम के लिए बैठना मत तुम लोग, है ना। बैठने से क्या होता है, वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस गिरता है। अगर कुछ लोग 4 साल 5 साल बैठ गए हैं तो ठीक है, लेकिन जो नहीं बैठे हैं उनको मेरा यही सजेशन है कि प्रिपरेशन करो। ठीक है, आपको जैसे टाइम मिलता है वैसे करो, लेकिन आप बैठो मत उसके लिए कि यानी 4-5 साल बैठ गए। ठीक है, 5 साल बर्बाद कर दिया जीपीएससी में, नहीं यार, दिस इज नॉट अ राइट डिसीजन। एंड आप आगे सुधार सकते हो इसको, ऐसा नहीं कि नहीं सुधार सकते, बट दिस इज नॉट अ गुड डिसीजन। नहीं नहीं, गेट के थ्रू नहीं, अलग से भी एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, लेट मी कंप्लीट दिस क्वेश्चन। ठीक है, आप अलग से जो है ना, आप कुछ करते रहो, फ्रीलांसिंग करते रहो, है ना। आप बैठो मत किसी एग्जाम के लिए, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है। आप इंटरव्यू तक देने जाते हो, मान लो एक्सीडेंट हो गया, इंटरव्यू तक नहीं पहुंचे, फिर क्या करोगे? है ना। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए, सिर्फ तैयारी नहीं होती। अगर मान लो वो कंडीशंस तुम्हारे हाथ में नहीं है तो क्या करोगे? है ना, रिजल्ट लेट हो गया, है ना। तो इसके लिए क्या है ना कि कुछ फ्रीलांसिंग करते रहो, मतलब 2-3 साल से ज्यादा मत बैठो किसी एग्जाम के लिए, 2 साल भी बहुत है। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि 6 महीना ही मत बैठो, जो मिलता है वो ले लो और रात में जग जग के तैयारी करो अपने ड्रीम को पाने के लिए। हाँ, 5-6 मंथ दे सकते हैं एग्जाम को, आराम से हो सकता है 5-6 महीनों में, बशर्ते कि आप कोचिंग के सारे नोट्स और कोचिंग के प्रोफेसर्स को अच्छे से फॉलो करो, है ना। ओके, और कोई क्वेश्चन है तो फिर मैं फिर उसको एंड अप करूंगा। अरे नहीं यार, ईमेल आईडी मैंने दे दिया है ऊपर। पार्ट टाइम जॉब कैसे करें? कहीं से भी कर सकते हो यार पार्ट टाइम जॉब। पार्ट टाइम जॉब का कोई वो सीमा थोड़ी है। अभी तुम लोगों ने सुना होगा एक एमबीए चाय वाला करके अहमदाबाद में बहुत हिट हो रहा है, प्रफुल्ल बिल्लोरे करके, वो मेरा दोस्त है। ठीक है ना, तो उससे मैंने बात होती थी, लिंक्डइन पे होती थी। ठीक है, अभी देखो चाय चाय बेच बेच के ही इज मिलियनियर। तो, तो फिर तो, है ना। तो ऐसा नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। देखो मैं फिलहाल पालनपुर में हूँ, है ना, बट मैं कहाँ रहता हूँ पता नहीं चलता, क्योंकि पाइपलाइन प्रोजेक्ट में हूँ, तो कभी राजस्थान कभी पालनपुर, ऐसा होता रहता है। मेरा घर बड़ौदा में है। अच्छा ठीक है, वाई नॉट ज्वाइन जीपीएससी, चलो मैं इसका आंसर दे देता हूँ यार, बहुत देर से लोग पूछ रहे हैं। ठीक है, मेरा पासिंग है 2015 है। देखो क्या है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, जो कि आप लोग समझने को तैयार नहीं हो, हर आदमी की लाइफ का एक एम होता है जो कि नौकरी नहीं है। ये बात को जिस दिन समझ जाओगे उस दिन ये सवाल नहीं करोगे कि कौन सा नौकरी ज्वाइन किया कौन सा नहीं किया। ठीक है,
पालनपुर से हूँ, मिलना हो तो अरे रुक जा अभी मैं कल राजस्थान चला जाऊंगा, ईमेल कर देना कुछ होगा तो, ठीक है। ठीक है, सुन लो। क्या होता है ना कि जो बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में, वो नौकरी पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो अरे ठीक है, तो क्या होता है कि जीपीएससी में डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव मैंने क्यों ज्वाइन नहीं किया, है ना। डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव बनने के लिए लोग मरते हैं, मतलब अभी भी मेरे को फॉलोअप चल रहा है, मेरे को 4 लेटर आ चुके हैं जीपीएससी से कि आप क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे हो, ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो जवाब दो, ठीक है। तो जो क्या है ना कि सबका एम अलग अलग है। तुम जीपीएससी में जाते हो, तुम अच्छे से ये कर रहे हो, क्या बोलते हैं, सर्विस दे पा रहे हो पब्लिक को या नहीं दे पा रहे हो, क्या तुम्हारा जो लाइफ का एम है वो अलाइन हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना। लाइफ के हमेशा 2 एम होने चाहिए, एक प्रोफेशनल एक पर्सनल, और जो सोशल होता है ना वो हमारे हाथ में नहीं होता। तो प्रोफेशनल और पर्सनल एम को मिलना है। अगर सिर्फ तुम्हारा सिर्फ प्रोफेशनल एम है ना, तो तुम पागल हो जाओगे। पागल इसलिए हो जाओगे क्योंकि देखो, मैं 6 साल एक्सपीरियंस मेरा हो गया, 6.5 साल। मेरे बड़े भैया आईएएस ऑफिसर हैं, 2007 बैच के, ठीक है। ही इज पोस्टेड इन दिल्ली। मेरे पापा ओएनजीसी से रिटायर हुए हैं। तो मैंने ना पूरी दुनिया देख ली है, ठीक है। तो नौकरी कौन सी कहाँ कैसी होती है ना, वो सब पता है। तो क्या है कि अगर सिर्फ तुम प्रोफेशनल एम रखोगे ना हाथ में, तो क्या होगा, जिस दिन तुम्हें प्रोफेशनली तुमको धक्का लगा, मान लो तुमको प्रमोशन नहीं मिला, पॉलिटिक्स हो गई, ठीक है, और तुम ये नहीं झेल पा रहे हो पब्लिक प्रेशर को, ठीक है, उस दिन है ना तुम एकदम अकेले पड़ जाओगे। और अगर तुम्हारे पास हॉबी होगी ना, कोई कोई एक पर्सनल गोल होगा कि नहीं मुझे बुक लिखनी है, या मुझे इंडिया रिप्रेजेंट करना है पोइट्री में, या मुझे मान लो डांस बहुत अच्छा करना है, मुझे कथक में वो लेना है, विशारद लेना है ना। तो जब वो गोल अलाइन होते हैं ना, तब तुम्हारी लाइफ बहुत सक्सेसफुल होती है, बहुत पीसफुल होती है। फिर तुम क्या होता है, अगर मान लो कि ऑफिस से धक्का भी खाए ना तुम, कि चलो तुमको लात पड़ गई ऑफिस में, तुमको किसी ने नीचा दिखा दिया, या तुमको पॉलिटिकल प्रेशर से कहीं और ट्रांसफर करवा दिया, तो तुम है ना जी जाओगे, तुम झेल लोगे उस धक्के को, अगर तुम्हारा कोई पर्सनल एम है तो। तो तुम बोलोगे नहीं ये तो सही चल रहा है ना कम से कम, ठीक है। तो इसीलिए मेरा वो अलाइन नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया। और सीट खराब करने की जहां तक बात है, वो ऐसी है कि मैं मुझे अगर एग्जीक्यूटिव मिलता, अगर मैं सेलेक्ट हो जाता, मेरे कुछ और नंबर ज्यादा आ जाते, तो मैं डेफिनेटली ज्वाइन करता, ठीक है। तो और दूसरी बात यह है कि सीट खराब हमारे हाथ में नहीं है। गुजरात सरकार का ये पता नहीं अजीब सा रूल है कि 49 सीट थी, मेरा 15 रैंक था, अगर मैंने नहीं ज्वाइन किया तो 50वें रैंक वाले को नौकरी दे देनी चाहिए ना, पर ये देते नहीं, ये नया एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं। तो सीट तो खराब हुई, लेकिन उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। बाकी तो मैंने बहुत सारे और निकाले हैं, एचएएल का निकाला, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का निकाला, क्रिप्को निकाला, नेशनल फर्टिलाइजर्स निकाला, ठीक है ना, पेट्रोनेट एलएनजी निकाला। पर उसमें क्या था ना कि अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए तो आपके बदले किसी और को बुला लेते हैं। पर ये लोगों का बहुत अजीब एम है, तो इसमें तो नुकसान हुआ किसी का, तो मेरी कोई गलती नहीं है। मैं हूँ बिहार से, लेकिन मुझे 21 ईयर्स हो गया है मैं गुजरात में। तो मुझे गुजराती आती है बोलनी, लेकिन मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, इसके लिए मैं हिंदी में ही बोलता हूँ। कॉलेज प्रोजेक्ट आरसीसी में एवरेज हूँ तो क्या बताना चाहिए? हाँ बताना चाहिए, बताना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, जितना आता है उतना तो बताना चाहिए अगर प्रोजेक्ट है तो। और अगर नहीं कुछ बताओगे तो फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट चुन लो जो झूठ बोल सको जिसमें, और तुम्हें वो आता हो। फॉर एग्जाम्पल सॉइल मैकेनिक्स का कोई बोल दो, बोल दो ओइडोमीटर टेस्ट किया था कंसोलिडेशन का, सबसे आसान होता है, स्टॉप वॉच देख देख के मिलना है। अच्छा ये यश, अच्छा यश तो कुछ अच्छा गुजराती बोल के दिखाओ। अरे मैं गुजराती में पोइट्री भी लिखता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन બધું આવડે છે એવું नहीं, લેકિન કોન્ફિડન્સ કોન્ફિડન્સ नहीं આવતો બોલવામાં, એના માટે। और गुजराती इज ए ब्यूटीफुल लैंग्वेज, मैं उसको बिगाड़ना नहीं चाहता, तो मैं बोलता नहीं हूँ, मैं कम बोलता हूँ। नहीं मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है यार, और वो मेरा एम भी नहीं है। मेरा मेरा एम कभी ना कभी जिंदगी में पद्मश्री पाना है। मैं एक बार नॉमिनेट तो हो ही चुका हूँ, बस अगली बार देखता हूँ नॉमिनेट। और मेरा फिल्म फेयर में मैंने एक्टिंग वैक्टिंग भी की है यार, मूवी वूवी देखना तुम लोग, मैं शेयर कर दूंगा। और फिल्म फेयर में जाना तुम लोग, ये देखो ये नाम है उसका, मैं लिख देता हूँ। हम्म, तो ये हमारी मूवी थी, शॉर्ट फिल्म हमने बनाई थी। एक ये मैं बुक लिख चुका हूँ, ये मेरी अमेजोन फ्लिपकार्ट सब पे अवेलेबल है, हमी नस्तो नाम है इसका, हिंदी पोइट्री की। तो ये सब चीजें हैं। आप ठीक है, बिहार से ज्यादा आईएएस क्यों बनते हैं? तो वो तो यार बनते हैं यार, हम तो नहीं बने, हमारा एम नहीं था
तो ठीक है, नर्वसनेस को कैसे ओवरकम करें, देखो यार, अपने आप में कॉन्फिडेंस रहो, कॉन्फिडेंट रहो खुद में, ठीक है, अपने आप को कॉन्फिडेंट समझो, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है, और ये समझो कि तुम किसी से कम नहीं हो। अगर तुम किसी पैरामीटर पर किसी से कम हो तो दूसरे में किसी से आगे भी हो, ठीक है। और अपने कॉन्फिडेंस को कभी भी अपने सर पे मत चढ़ने दो। ये नहीं कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस सर पे चढ़ गया, तुम नाचने लग गए कि नहीं मुझे तो सब आता है। जिस दिन तुम्हें पता चल गया कि तुम्हें सब आता है ना, तो उस दिन दिक्कत है। हाउ टू बी एन एस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, देखो एस तो कोई नहीं थे, स्वयं विश्वेश्वरैया भी नहीं थे, तो ऐसा एस तो तुम बन नहीं सकते। लेकिन ये है कि तुम सिविल इंजीनियरिंग को लाइफ का पेनल्टीमेट गोल मत मानो, उसको पढ़ते रहो, है ना, थोड़ा नॉलेज गेन करते रहो, एग्जाम क्रैक करते रहो, है ना। फिल्म फेयर वाला ऊपर डाल दिया है मैंने, अच्छा डायरेक्ट मैसेज में चला गया क्या? ओके, एक मिनट, ये आ गया, है ना। और यही है, मतलब और कुछ है सवाल तो बोलो। कॉन्फिडेंस, मतलब कॉन्फिडेंस यार देखो उससे ही आता है कि मतलब, हाँ रिकॉर्डेड है शायद तक। तो और क्या पूछना है? हो गया, ओके। मेंस में यार, मेंस में देखो प्रीवियस ईयर के तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के आते हैं, प्रीवियस ईयर ऑफ ये अपना इंजीनियरिंग सर्विसेज, प्रीवियस ईयर ऑफ आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज जो होता है, और प्रीवियस ईयर ऑफ आईएएस, ठीक है। तो यही है यार, है ना। और तुम लोग प्रिपरेशन जारी रखो, जो चीजें मैंने बताई है वो रखो। देखो कंक्लूड करता हूँ मैं, देखो कंक्लूड में तो यही है कि अब इंट्रोडक्शन देता हूँ मेरा मैं, कि मेरा नाम शिवशंकर झा है, मैंने 2015 में, हम इन नस्तों का मीनिंग होता है यहीं पर, ठीक है। तो मैं, देखो मेरा नाम शिवशंकर झा है, मैं केवी से पढ़ा हूँ थ्रू आउट, ठीक है, फर्स्ट से लेकर 12th तक। और उसके बाद मैंने मेरा भी ड्रीम था आईआईटी में जाने का, लेकिन मेरा आईआईटी का क्रैक नहीं हुआ। और मैंने मेरे टाइम पे गुड सीईटी चलता था, तो मैंने गुड सीईटी क्रैक किया, और फिर मैं एलडी में आया। मेरा सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग ही लेना था मुझे, और कोई ब्रांच चाहिए नहीं था। उसका भी रीज़न है क्योंकि इसमें टाइम बहुत मिलता है दूसरा कुछ करने का, उतना टफ ब्रांच नहीं है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में तुमको बहुत घुसना पड़ता है, ठीक है ना। सिविल इंजीनियरिंग तो क्या ऊपर ऊपर से हो जाती है। फिर सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया मैंने। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तभी मेरा एम था कि मैं जीएसएफसी ज्वाइन करूं, क्योंकि जीएसएफसी उस टाइम पे सबसे अच्छा पैकेज दे रही थी, और बड़ौदा में थी, उसका एचओ बड़ौदा में था, मेरा घर बड़ौदा है। तो मैंने जीएसएफसी ज्वाइन किया। जीएसएफसी में मैं 3 साल करीब प्रोजेक्ट्स में था, बहुत अच्छा काम किया प्रोजेक्ट्स में बहुत मज़ा आता है, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। और मतलब अगर मैं आज की डेट में कुछ बोल पा रहा हूँ ना, तो उसका 90% श्रेय जाता है जीएसएफसी के प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के ग्रूमिंग को, क्योंकि वो बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है। तो फिर मैं वहां से मैंने एग्जाम्स दिए, ठीक है ना। 2018 में भी एग्जाम निकला था, मैंने ये दिया था। उस टाइम पे मेरा हाईएस्ट था प्रीलिम्स में, 329 मार्क्स थे सिविल के, लेकिन मैं मेंस देने ही नहीं गया, मेरा को फॉरेन टूर आ गया था, तो मैं फॉरेन चला गया था, ठीक है। फिर मैंने ये दोबारा दिया 2019 में, ठीक है। और गेट दिया, गेट में 2019 में मेरा 139 रैंक आया ऑल इंडिया। बट मेरा किसी पीएसयू में मैं चाहता था, मेरा लाइफ में एकदम एम क्लियर रहता, अगर उसमें नहीं होता तो मैं दूसरा कुछ नहीं लेता। तो मेरा उसमें ओएनजीसी में नहीं हुआ, तो मैं ओएनजीसी गया नहीं, ठीक है। फिर मैंने जीपीएससी दिया ये वाला, तो इसमें भी प्रीलिम्स में अच्छे नंबर है मेरे, कुछ 313 या 312 नंबर हैं। मेंस में मेरे कुछ कम मार्क्स रह गए गुजराती में, ठीक है, मैंने उसमें ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि मैं निकाल लूंगा, बट कम आ गए, तो मेरा एग्जीक्यूटिव में हुआ नहीं, तो मैंने ज्वाइन नहीं किया। साथ साथ में मेरा एचपीसीएल में हो गया था एक्सपीरियंस बेसिस पे, और एचपीसीएल अच्छी तनख्वाह दे रही थी, और मेरा जो एम है वो पूरा होता दिख रहा था, क्योंकि बहुत चीज़ें करने को मिलती है यहाँ पे, जैसे एमबीए करना हो तो तुम कर सकते हो वगैरह। पीएसयू का कल्चर थोड़ा अलग होता है सरकार से, इसलिए मेरा झुकाव थोड़ा इनके तरफ होता है। और अगर मान लो कि प्राइवेटाइज हो भी जाते हैं ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं, कल्चर वैसा ही रहता है हमेशा, ठीक है। जैसे टाटा प्राइवेट है, लेकिन उसका कल्चर सरकारी जैसा ही है। तो इस बार भी मेंस दिया आपने क्या? नहीं यार, इस बार मैंने फॉर्म वॉर्म नहीं भरा था। मेरा ये जो इस बार शायद आरएनबी का थोड़ी था ये, मैं दूसरा किसी का जाने का वो नहीं रखता हूँ यार, मैं आरएनबी में ही जाना था इस बार, शायद इरिगेशन का था ना, इरिगेशन या जीडब्ल्यूएसएसबी उसका था शायद, तो वो मैंने नहीं भरा था फॉर्म, ठीक है। फिर एचपीसीएल में आ गया, और मैंने पोइट्री की बुक लिखी है, मैं स्केच आर्टिस्ट हूँ, मैंने स्केच किया है। मैंने पाली लैंग्वेजेस में पोइट्री है वो मैंने
हिंदी में कन्वर्ट की, उसके लिए मुझे पद्मश्री में नॉमिनेट किया गुजरात साहित्य सभा ने 2019 में, ठीक है। और फिर अभी मैं दूसरी किताब एक लिख रहा हूँ जो कि अभी आएगी कुछ दिनों में, देखो। तो ये सब चीजें हैं। एक सेकंड मुझे देना खाली। हाँ, अच्छा, लास्ट एचपीसीएल में दिया था बट नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं यार, नहीं हुआ तो उससे कुछ बेटर जगह पे जाओगे। नहीं हुआ तो देखो, ये मेरा पद्मश्री का नॉमिनेटेड वो है, आप लोगों को नजर आएगा शायद, स्क्रीन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये? ठीक है, थोड़ा दिख रहा है, ये ब्राइट ज्यादा हो गया क्या? तो ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें करता हूँ मैं, स्केच बनाता हूँ मैं, और मैं स्केचिंग करता हूँ, मैं दोनों हाथ से लिखता हूँ, शस्त्र बुद्धि जैसा। तो ये सारी चीजें जो है ना आपके ब्रेन को बहुत डेवलप करती है। कितने आवर्स पढ़ते थे उसका कोई मतलब नहीं है, आप आपके कैपेबिलिटी के हिसाब से पढ़ो। मैं समझता हूँ कि मेरी बुद्धि ज़्यादा तेज नहीं है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ता था, ठीक है। मेरा ब्रेन उतना शार्प नहीं है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ता था, मुझे मेमोराइज करने में चीज़ें दिक्कत होती हैं, तो मैं नोट्स बनाता था। अब उसमें कैसा है, देखो, हर सब्जेक्ट का तुम्हारे पास 10 पेज का नोट्स होना चाहिए, ठीक है। आपने बुक लिखी है, ठीक है, बंसरी बताता हूँ मैं 2 मिनट पहले, ये इनको मैं इसका खत्म कर दूं तो फिर उसके बाद जिनको इंटरेस्ट होगा वो जुड़े रहेंगे, बाकी लोग अपना अपना घर जा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। पहले एक बार इंटरव्यू का निपटा देता हूँ, ठीक है। तो देखो, प्रिपरेशन में यही है कि आप अपना अपना अलग 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 होते हैं, सब लोग अलग होते हैं, ठीक है। तो जीपीएससी में गैप हो तो थोड़े ईयर का तो प्राइवेट में काम करने के लिए मिल सकता है क्या, मतलब? हाँ, मिल सकता है ना, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, उसमें क्या है कि आपको हर सब्जेक्ट का नोट्स होना चाहिए, 10 पेज नोट्स है ना, 15 पेज नोट्स होने चाहिए जो कि आप रिवाइज करते चलो। एक फॉर्मूला बुक होनी चाहिए जिसमें कि फॉर्मूला रिवाइज करते चलो, सोते वक्त रिवाइज करो। तो क्या होता है ना कि जब आप एग्जाम में रिकॉल करते हो ना कोई चीज, तो आपको पेज नजर आता है, वो पेज याद आता है कि उस पेज में मैंने ये लिखा था। तो कई बार है ना, वो पिक्चर्स और वो आपका राइटिंग स्टाइल, वो लाल पीला कलम से लिखना, वो याद रह जाता है, तो आपको फायदा मिलता है उससे, ठीक है। तो 10 पेज नोट्स हैं मेरे पास, तो वो सब मैं यूज़ करता था। फिलहाल तो मैं और कोई प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल मैंने एंड कर दिया, अभी मैं बस बुक वगैरह लिख रहा हूँ, मेरी दूसरी बुक आएगी, ठीक है। सर, आपके पास इतना नॉलेज कैसे है? या नॉलेज ऐसा नहीं है, हमारे बाप बैठे हैं सब मार्केट में, ऐसा नहीं है। नॉलेज नॉलेज नहीं है ये, बस ये है कि जितना पता है उतना दूसरों को मैं बताता हूँ। और तुम लोग भी जब 5-7 साल नौकरी कर लोगे, या जब 5-7 साल दुनिया में बाहर आ जाओगे, तब तुम लोगों को भी इतना नॉलेज होगा। बट ये है कि अपने आप को सिविल इंजीनियरिंग या किसी एक नौकरी में कैद मत रखना, अपना लाइफ में एम कभी भी करप्शन मत बनाना, अपना कोई भी चीज गलत ना करना, ठीक है, जिससे कि अपने आईने में आंख ना मिला पाओ, ठीक है। दुनिया में पैसे की कोई कमी नहीं है, तो दुनिया में किसी को भी तुम पैसे से हरा नहीं सकते। अहमदाबाद में एक से एक पटेल बैठे हैं, सबके पास करोड़ों रुपए हैं, ठीक है। तो पैसे से तुम किसी को नहीं हरा सकते, तुम हरा सकते हो लोगों को विद्या से, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से। और हराना भी क्यों है, आप अपने पास रखो। तो पैसे को लाइफ में कभी भी एम मत बनाना, पैसे से क्या करना है वो जरूर बना सकते हो। जैसे मान लो कि तुम्हें कोई स्कूल खोलना है और तुम्हें अच्छी सैलरी चाहिए, तो जाओ फॉरेन में काम करो, लेकिन कभी भी अनसॉलिसिटेड वेज से पैसे मत कमाओ। उसमें क्या होगा ना कि उसमें आंख नहीं मिला पाओगे कभी खुद से, और नॉलेज जो है और पैसा जो है वो टिकता भी नहीं, ठीक है। पूरी लाइफ को एक्टिव कैसे रखें, और बिजनेस अच्छा है, पीएसयू और गवर्नमेंट जॉब, सब डिपेंड करता है तुम पे, तुम्हें क्या करना है। वही मैं बोल रहा हूँ, एवरीथिंग इज कस्टमाइज्ड। अगर तुम्हें बिजनेस ऐसा लगता है कि तुम कोई सामान अच्छा बेच पाते हो, तुम्हारी पब्लिक डीलिंग अच्छी है, तुम्हारे पास थोड़ा पैसे का बैकिंग है, या तो तुम लोन ले सकते हो, ठीक है। पीएसयूज में अगर तुम्हें आना है तो तुम्हें मल्टी फेसेटेड अपनी लाइफ को, दूसरी बुक का नाम नहीं सोचा है अभी, ठीक है, तो अपनी लाइफ को मल्टी फेसेटेड बनाना हो, ठीक है, तुम्हें एमबीए करना हो, तुम्हें फॉरेन टूर करने हो, है ना, तुम्हें आईआईटीएंस आईआईएम वाले लोगों के साथ काम करना हो, है ना, एक अच्छा एनवायरमेंट चाहिए, तो तुम पीएसयू में आओ। गवर्नमेंट में तुम पब्लिक सर्विस करो, तुम लाइफ टाइम गुजरात में रहोगे, है ना, फेमस हो जाओ। तुम्हारे तुम्हारी मान लो कि तुम्हारी पोस्टिंग होती है पालनपुर में, तो जाओ गांव गांव में लोगों की मदद करो, लोगों को पूछो कि तुम्हारे गांव में क्या प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है तो हाइड्रोग्राफी सर्वे करा दो वहां पे, है ना, वहां पे तुम उनका हेल्प कर दो कि भाई बोरवेल यहाँ खोदो वहां खोदो, तो तुमसे लोग पहचानेंगे तुम्हें। तुम असिस्टेंट इंजीनियर होके भी चीफ इंजीनियर से ज्यादा प्यार किए जाओगे, तो वो तो तुम्हारे हाथ में है, कैसे भी तुम कर सकते हो। आर एंड बी में क्यों जाना चाहते थे? आर एंड बी में इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया कि गुजरात में जितने प्रोजेक्ट आ रहे हैं ना इंडिया में, वो सारे के सारे आर एंड बी के थ्रू हैंडल होंगे। आर एंड बी इसमें एजेंसी होगी। तो अगर मैं 10 साल आर एंड बी में काम करता हूँ, तो मैं इतना सिविल इंजीनियरिंग देख लूंगा, या इतनी सारी चीजें देख लूंगा, या इतने बड़े बड़े डिसीजन में शामिल होऊंगा, जितना मैं 40 साल इरिगेशन में काम करके नहीं हो सकता।
तो इसलिए मैं R&D में जाना चाहता था। और डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव में इसलिए जाना नहीं चाहता था क्योंकि मेरी जो सैलरी 2017 में थी उससे भी कम सैलरी मुझे दे रहा था। तो मैंने जो एंडेवर्स उठाए हुए हैं, किताब लिखना, ये सब, उसमें बहुत खर्च होता है और मैं दूसरे तरीके से कभी जिंदगी में कमाना नहीं चाहता, इसलिए मैं गया नहीं। और बोलो, और कुछ सवाल हैं? तो मैडम ने पूछा था बुक लिखने का, तो मैं बता देता हूँ। तो बुक लिखने का तो ऐसा है कि आपके पास टॉपिक होना चाहिए अच्छा। एक बुक लिखने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? मैं पढ़ता बहुत हूँ, मैं बहुत रीडिंग करता हूँ। जैसे अभी मैंने आज ही अमेजोन से किताबें मंगवाई हैं, तो मेरे पास देखो ये कुछ 10-12 किताबें आ गई हैं। तो इसे मैं खत्म कर जाऊंगा, 2 हफ्ते में खत्म कर जाऊंगा। तो पढ़ना, बहुत पढ़ोगे बहुत ज्यादा तो तुम्हें क्या लगेगा, तुम्हें लगेगा कि नहीं यार मैं भी तो बता सकता हूँ दुनिया को। ठीक है, तो फिर वो चीज R&B में रिक्रूटमेंट आएगा, रुक जाओ। दिस इज माय ब्लाइंड गेस। अगर विश्वास करते हो तो विश्वास करो, बहुत भारी रिक्रूटमेंट आएगा। क्योंकि क्या है कि चाहिए, लोग चाहिए। और जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, डिस्ट्रिक्ट्स के नीचे तालुका, बहुत सारे जो पहले गांव थे उनको तालुका बना दिया है। ठीक है, तो तालुका जैसे जैसे बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे बहुत सारी पोस्ट आएंगी, चिंता मत करो। अगले, तुम याद रखना 2026-27 तक है ना, पूरा देश आके गुजरात में एग्जाम देगा। क्योंकि डिलिमिटेशन होने वाला है। डिलिमिटेशन किसी को पता हो तो बता दूं। जो लोकसभा की सीट, सॉरी, विधानसभा की सीट्स है वो बढ़ने वाली है। ठीक है ना, लोकसभा राज्यसभा सबकी बढ़ने वाली है, तो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स भी बढ़ने वाले हैं, नंबर ऑफ तालुका भी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ तहसील भी बढ़ेंगे। ठीक है, अरे नहीं विशाल, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऐसा। शुभम सर, अरे शुभम सर तो बहुत ग्रेट है यार। शुभम सर से मैं मिला था इसमें। हाँ, 226 होने वाली है, गुड। चलो, ये नॉलेज तो मेरे को नहीं था, अच्छा है। कहाँ से लाए तुम 226 होने वाली है? वो पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है, सेंसस का रिजल्ट तो आया ही नहीं है। क्या नाम है? पूर्वी पटेल। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कहीं से लाए होंगे वो। तो शुभम सर तो हैं, शुभम सर से मेरी सचिवालय में मुलाकात हुई थी। मैं सचिवालय किसी काम के लिए जाता रहता हूँ, लास्ट वीक भी गया था। तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई थी, और वो शायद वो काफ़ी फेमस हैं शुभम सर भी, है ना। शुभम सर को कौन नहीं जानता है, तो मैं भी जानता हूँ उनको, मैं भी उनका फैन हूँ, तो इसलिए कनेक्शन हुआ, है ना। और बोलो, और कुछ है? हाँ, तो राइटर का मैं बता रहा था, अगर आपको कुछ लिखना है ना, तो बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं, आप उसमें लिख सकते हो। चाहे 100 पेज की किताब छापनी है, 100 पेज की छाप सकते हो। पहली किताब बहुत सक्सेसफुल नहीं होती है, किसी की भी नहीं हुई थी आज तक के इतिहास में। पहली किताब सिर्फ उसी की सक्सेसफुल होती है जिसको पॉलिटिकल थोड़ा बैकिंग होता है। जैसे मान लो कि बहुत बड़ा फंक्शन करवा दिया, नेता वेता मंगवा लिए किताब को लॉन्च करने में। मैंने मेरी बुक लॉन्च की थी वडोदरा में, एक महादेव मंदिर है वहां पे, गरीब अनाथ बच्चों के लिए स्कूल खुलने वाला था। तो मैंने मेरी किताब जाके 19 फरवरी को वहीं लॉन्च की, इसी साल। तो वहाँ कौन कौन सेलिब्रिटी आएगा? तो ऐसा है कि दूसरी तीसरी किताब जो है वो फेमस होती है, पहली किताब में उतना सक्सेस नहीं मिल पाता। और बोलो, और कुछ क्वेरी है या वाइंड अप करें? मैं हिंदी पोइट्री लिखता हूँ यार, मैं हिंदी पोइट्री लिखता हूँ। अभी जो नेक्स्ट किताब आ रही है मेरी हिंदी स्टोरीज पे है, उसके बाद एक इंग्लिश फिक्शन लिखूंगा जो कि मैं मार्च तक लेके आ जाऊंगा। तो मेरा जो पर्सनल एम्स है वो ऐसे ही है, अब तो तुम लोगों को पता चल गया, ऐसे ही एम होता है मेरा कि इस दिन ये करना है, उस साल ये करना है, इस साल ये करना है। तो ऐसे सब करके चलते हैं। तो बुक का नाम है हमी नस्तो। मैं लिख देता हूँ यार, एक मिनट, है ना। बुक का इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे फॉलो ठीक है कर देना यार, है ना। इंस्टाग्राम पे देखो, हमी नस्तो। तुम फेसबुक, तुम अमेजोन पे जाके मेरा नाम लिख दोगे तो भी मिल जाएगा। ये मेरे बुक का नाम है। और मेरा इंस्टाग्राम का आईडी क्या है यार, एक मिनट में देखूं, बहुत दिन से नाम चेंज नहीं किया है। उसमें देखोगे तो मैं बहुत कुछ करता रहता हूँ। ये मेरा हमी नस्तो में तो यार देखो, हमी नस्तो जो बुक है, हमी नस्तो जो है ना वो एक पोएट थे, अमीर। ठीक है, उन्होंने, अमीर खुसरो, उन्होंने उन्होंने इंटरव्यू देखा है। अच्छा, इंटरव्यू, हाँ, वो हमारे अशोक गुज्जर साहब हैं, हमारे ही कॉलेज के एलुमनाई हैं। तो वो, उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू लिया था, तो वो आपने देखा होगा। तो हमी नस्तो में क्या है कि उन्होंने कहा था कश्मीर के लिए
कि गर फिरदौस बररुए जमी हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। मतलब ये है कि अगर धरती पे कहीं जन्नत है तो यहीं पर है, यहीं पर है और यहीं पर है। तो हमी नस्तो का मतलब है यहीं पर, जो भी कुछ है यहीं पर है। तो वो उसमें पोइट्रीज है, देखना अगर आप लोगों को पसंद आए तो देखना, है ना। ओके, तो एंड करेंगे। होस्ट साहब कहाँ गए? यस सर। हाँ, तो होस्ट साहब हो गया है। ओके सर, थैंक यू सो मच, इट वाज रियली अ ग्रेट सेशन। सबको थैंक यू बहुत यार। कुछ नया जानने को मिला, और आपका एक्सपीरियंस है, हम लोग सब लोग एनलाइटन विद योर नॉलेज। थैंक यू थैंक सो यू मच वेरी फॉर मच। बीइंग विद अस। एंड आई एंड विश ऑल द स्पेशली बेस्ट टू एवरीवन। स्पेशली यस यस। संडे के दिन इतना टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आराम का टाइम होता है, और आपने मतलब अपना 2 घंटे 3 घंटे हमको दिए। थैंक यू यस सो यस। मच फॉर दैट। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट। और आप सब लाइफ में ऐसे आगे बढ़ो, और किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ो। ऐसा नहीं कि असिस्टेंट इंजीनियर बन गए तो खत्म हो गई लाइफ, है ना। बहुत कुछ और करो, गिटार बजाओ, तबला बजाओ, है ना। बहुत कुछ करो लाइफ में। लाइफ सिर्फ एक पोस्ट के लिए नहीं है ना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।